नमस्कार मित्रों, मैं आपका अपना रचनाकार, कवि, शायर एवं नाटककार मित्र विक्रांत राजलीवाल आप सबका आपके अपने YouTube चैनल वॉइस ऑफ विक्रांत राजलीवाल पर हार्दिक स्वागत इस्तकबाल करता हूं। मित्रों, आज आप सबके सम्मुख मैं अपना प्रथम प्रकाशित उपन्यास जो मेरी ब्लॉग साइट vikrantRajliwal.com पर प्रकाशित है को अपने स्वरों के द्वारा एक जीवंत रूप देने का प्रयास करूंगा। आशा करता हूं आपको मेरा यह प्रयास और मेरा प्रथम प्रकाशित उपन्यास एक रोमांचक उपन्यास, एक दिलचस्प कहानी, एक कहानी जो आपके हृदय को अवश्य छू जाएगी, पसंद आए मेरे स्वरों के द्वारा यह प्रस्तुति। अब आपका अधिक समय न लेते हुए आप सबके सम्मुख प्रस्तुत करता हूं मैं अपने प्रथम प्रकाशित उपन्यास भोंडा को अपने स्वरों के द्वारा एक जीवंत रूप देते हुए। अपना आशीर्वाद प्रदान कीजिएगा मित्रों और आनंद लीजिएगा मेरे और आप सबके अपने उपन्यास भोंडा। नमस्कार मित्रों, आज अपनी एक अत्यंत दिलचस्प और भावनात्मक प्रेम कहानी भोंडा का आपकी अपनी ब्लॉग साइट vikrantRajliwal.com पर प्रथम प्रकाशन के उपरांत आज आप सबके सम्मुख आपके अपने YouTube चैनल वॉइस ऑफ विक्रांत राजलीवाल पर अपने स्वरों के द्वारा जीवंत रूप देते हुए मुझे अत्यंत ही हर्ष की अनुभूति हो रही है। मित्रों, भोंडा केवल एक कहानी ही नहीं है, बल्कि स्वयं के भीतर एक ऐसे भावनात्मक एहसासों को संजोए हुए है जिसको लिखते समय मैं स्वयं भी अत्यधिक भावुक हो गया था। अब आपका अधिक समय न लेते हुए मैं यानी कि आपका अपना मित्र इतना ही कहना चाहूंगा कि भोंडा सिर्फ एक कहानी ही नहीं अपितु यह एक ऐसे सत्य को दर्शाती है जिसे अक्सर बहुत से युवाओं ने अनादिकाल से विभिन्न प्रकार से महसूस किया है और न जाने कब तक वह भोंडा की ही भांति उन एहसासों को महसूस करते रहेंगे, उन पीड़ादायक उन एहसासों को, प्रेम भरे एहसासों को जिनमें कहीं आहट और धोखे और अश्रु सम्मिलित होते हैं। आशा करता हूं आपको मेरी यह कहानी, बल्कि अब यह कहना अधिक उचित होगा कि आपकी अपनी कहानी भोंडा अवश्य पसंद आएगी। तो प्रस्तुत है भोंडा का प्रथम ये डिजिटल प्रकाशन स्वयं मेरे अपने स्वरों के द्वारा आपके अपने YouTube चैनल वॉइस ऑफ विक्रांत राजलीवाल पर। भोंडा, एक कहानी जो दिल को छू जाए। यह किस्सा है बहुत ही खास। यह किस्सा है बहुत ही खास, नहीं है कोई वाक्य साधारण सा या आम। सदियों से भी पुराना एक किस्सा है ये महान। सुनाया था नानी ने मेरी, ज्योति बचपन से ही मेरे जीवन की ज्योति एक जान। हर एक वाक्य दिलचस्प इस किस्से का आज भी है यूं का त्यों मुझको याद है कि यह किस्सा उस जमाने का है जब आज की दुनिया की तरह तड़क और भड़क नहीं हुआ करती थी। इसका मतलब यह नहीं कि उस जमाने में कोई तड़क और भड़क हुआ ही नहीं करती थी। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि उस जमाने की तड़क और भड़क आज के जमाने से बेहद भिन्न प्रकार की हुआ करती थी। वह जमाना था साहब जब दुनिया में राजा और महाराजाओं का एक छत्र शासन हुआ करता था। ऐसा ही एक तड़कता और भड़कता राजशाही राज्य था हैरानगंज राज्य अपने नाम के अनुरूप ही अत्यधिक सुंदर प्राकृतिक दृश्यों से सुशोभित होकर समस्त जग को हैरान किए हुए था। हैरानगंज राज्य का मनमोहक प्राकृतिक सौंदर्य देखकर हर एक व्यक्ति की आंखें आश्चर्य से चकाचौंध हुए बिना नहीं रह पाती थी। ऐसा था वह राज्यों में राज्य राजशाही हैरानगंज। बहुत ही शाही और भव्य था राज्य हैरानगंज। भव्य आलीशान मकान, साफ सुथरी चौड़ी चौड़ी सड़कें, सुंदर बाग बगीचे एवं नगर के एक और छल छल कल कल करके बहती हुई हैरानगंज की मशहूर गुलाबी दरिया। एक और राजशाही हैरानगंज भव्यता और ऐश्वर्य का एक जीता जागता प्रतीक था, तो वहीं दूसरी ओर नगर से कुछ ही दूरी पर एक सुनसान से कोने पर
जहाँ हैरानगंज राज्य की सीमा समाप्त होती थी, एक सुनसान सी मलिन बस्ती भी सबको हैरान किए हुए थी। वैसे तो हैरानगंज राज्य की उस शाही भव्यता से उस मलिन बस्ती का दूर दूर तक कुछ भी संबंध नहीं था। फिर भी थी तो वह हैरानगंज राज्य का ही एक अटूट हिस्सा। यहाँ आप यह विचार कर रहे होंगे कि इस मलिन बस्ती में कौन रहता होगा, तो मैं आपको बता दूं कि इस मलिन बस्ती में रहने वाले लोग भी कुछ आम नहीं थे, क्योंकि उनके बिना शायद हैरानगंज राज्य की अर्थव्यवस्था का पहिया ही जाम हो जाए। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस मलिन बस्ती में रहते थे एक मिनट। क्योंकि इस मलिन बस्ती में रहते थे कुछ हाथ के कारीगर, मजदूर और सेवक स्तर के वह कामगार और मजदूर वर्ग के व्यक्ति जो हैरानगंज के सुख संपन्न व्यक्तियों की रात और दिन खिदमत करते थे, उनकी जुटन उठाते थे और खाते भी थे। इन्हीं कुछ दरिद्र मजदूरों में हरिहर नाम का एक मोची भी अपनी एक छोटी सी टूटी फूटी झोपड़ी में अपने 12 वर्षीय पुत्र भोंडा के साथ निवास करता था। भोंडा, जी हाँ भोंडा, अत्यंत ही सुंदर बालक था। भोंडा स्वर्ण के समान उज्जवल रंग रूप और कृष्ण कन्हैया के समान कजरारे कटीले श्याम नयन। उसके उन नीले रंग के सुंदर श्याम नयनों को देखकर हर कोई यही कहता कि अवश्य ही भोंडा के शरीर में किसी राजशाही परिवार के वंशज का ही लहू दौड़ता होगा। अन्यथा कहाँ काला कल्लुटा हरिहर दरिद्र मोची और कहाँ वह यह स्वर्ण के समान सुंदर सजीला बालक भोंडा। ऐसी भयंकर दरिद्रता में भी क्या गजब का आकर्षण रखता था अपना भोंडा। वैसे तो हर कोई ही भोंडा को अत्यंत ही प्रेम और दुलार करता था, परंतु हरिहर मोची को फिर भी रात और दिन भोंडा की ही चिंता सताए रहती थी। बिन माँ का बालक जो था भोंडा, बेचारा भोंडा बिन माँ का बालक था। एक रोज की बात है, उस रोज भी सूर्य अन्य दिनों के समान ही पूर्व से ही उदय हुआ था, परंतु आज यह क्या हुआ। उस दिन अचानक ही नीले आसमान का रंग बदलकर लाल रहू के समान हो गया और बिजली की तेज गरज के साथ मूसलाधार वर्षा ने संपूर्ण हैरानगंज राज्य को हैरान कर दिया था। अकस्मात से बदलते हुए इस भयंकर मौसम को देखकर भोंडा अत्यंत ही भयभीत होते हुए अपने उस टूटे से झोपड़े में एक और को कोने में डुबक कर बैठ गया और अपने पिता हरिहर मोची के काम से वापस आने की प्रतीक्षा करने लगा। वहीं दूसरी ओर भोंडा का वृद्ध पिता हरिहर मोची उस मूसलाधार वर्षा में किसी प्रकार से भीगते भगाते हुए अपने झोपड़े तक पहुंच जाता है और अपने पुत्र भोंडा को एक आवाज लगाते हुए कहता है कि भोंडा, अरे ओ भोंडा, कहाँ है तू? जल्दी से दरवाजा खोल, देख मैं हूं तेरा बापू। अपने पिता की आवाज सुनते ही अपने झोपड़े के भीतर एक कोने में दुबके हुए भयभीत भोंडा को अब कुछ हौसला प्राप्त होता है और वह फुर्ती से दौड़कर अपने उस टूटे फूटे से झोपड़े का वह टूटा सा द्वार खोल देता है। भोंडा के द्वारा वह बंद द्वार खुलते ही इस भयंकर मौसम की मूसलाधार वर्षा की मार से पूरी तरह भीग चुके वृद्ध हरिहर मोची तुरंत ही अपनी टूटी खटिया को पकड़कर उस पर इस प्रकार से पसर जाता है कि मानो अब वह उस टूटी खटिया पर से कभी उठेगा ही नहीं। अपने पिता की ऐसी विकट स्थिति को देखकर भोंडा कुछ घबरा जाता है और अपने वृद्ध पिता हरिहर की इस टूटी खटिया के समीप पहुंचकर आहिस्ता से कहता है कि पिताजी आप ठीक तो है ना? भोंडा के कई बार पुकारने पर भी जब हरिहर कोई जवाब नहीं देता तो भोंडा भय के मारे तीव्र स्वर से रुदन करने लगता है। इस प्रकार से रोते रोते वह उस टूटी खटिया के समीप बैठे हुए ही वहीं पर थक कर भूखे पेट ही सो जाता है। अगले दिन प्रातःकाल जब भोंडा की निंद्रा टूटती है तो वह देखता है कि उसका पिता हरिहर मोची अब भी उसी विकट अवस्था में निस्तेज सा अपनी टूटी खटिया पर बेसुध सा पड़ा हुआ है। कुछ देर अपने पिता को एक चित देखने के उपरांत भोंडा आहिस्ता आहिस्ता अपने पिता के समीप पहुंच जाता है एवं आहिस्ता से एक आवाज लगाकर अपने पिता को पुकारता है, परंतु अब भी हरिहर भोंडा की किसी भी पुकार का जब कोई भी उत्तर नहीं देता, तब भोंडा पुनः जोर जोर से रोने और बिलखने लगता है।
रात्रि के उस भयंकर तूफान के उपरांत भोंडा के रोने बिलखने का वह अत्यंत ही तीव्र स्वर प्रातःकालीन शांत वातावरण में दूर तक गूंज उठता है। भोंडा के रुदन का वह तीव्र स्वर सुनकर आसपास के बहुत से दरिद्र मजदूर जैसे कि बिस्ना लोहार, काटू नाई, खोटा कुम्हार आदि उसके उस टूटे फूटे से झोपड़े के बाहर एकत्रित हो जाते हैं और सभी एक साथ एक शोर से आवाज लगाते हैं कि अरे भोंडा, क्या हो गया? क्यों सुबह सुबह गला फाड़ कर रो रहा है? हरिहर, ओ हरिहर, कहाँ हो भाई? अपने पड़ोसियों की आवाज सुनकर भोंडा अचानक ही अपना रोना बंद कर देता है और फुर्ती के साथ अपने झोपड़े से बाहर निकलते हुए अत्यंत ही दुखी होते हुए कहता है कि देखना काका, बापू कुछ बोलता ही नहीं है। मैं कब से उसे पुकार लगा रहा हूँ और वह है कि सुनता ही नहीं है, कुछ बोलता ही नहीं है। भोंडा के मुख से यह सुनते ही झोपड़ी के बाहर एकत्रित सभी मजदूर वर्ग के वह व्यक्ति उसकी उस टूटी फूटी सी झोपड़ी के भीतर प्रवेश कर जाते हैं और हरिहर के समीप पहुंचकर उसको उठाने का प्रयत्न करते हैं, परंतु हरिहर अब भी पहले की ही भांति निस्तेज सा अपनी आंखों को मूंदे वैसे ही निस्तेज सा पड़ा रहा। तब काटू नाई, जिसे नब्ज देखने का ज्ञान भी प्राप्त था, वह हरिहर की नब्ज देखता है और तुरंत ही उसको ज्ञात हो जाता है कि हरिहर अब इस नश्वर संसार को छोड़कर स्वर्ग को सिधार चुका है। हरिहर की मृत्यु के बारे में जानकर काटू नाई एक दृष्टि चारों ओर घुमाकर देखता है और अंत में उसकी नजर भोंडा पर आकर टिक जाती है। बहुत समय तक वह कुछ भावुक हृदय से भोंडा को देखता रहा। इस दौरान वह अब भी अपने बाएं हाथ में मृत हरिहर की उस बेजान सी नब्ज को थामे हुए था जो अब अपना दम तोड़ चुकी थी। तभी बिस्ना लोहार कुछ कह उठता है कि क्या हुआ काटू, तुम इस प्रकार से शांत क्यों हो गए हो? आखिर क्या बात है, कुछ तो कहो। तब काटू अपनी उस हृदय को चीरती हुई चुप्पी को तोड़ते हुए सबको बताता है कि हरिहर अब नहीं रहा, वह इस नश्वर संसार और हम सबको छोड़कर स्वर्ग सिधार चुका है। यह सुनते ही इस टूटे झोपड़े में उपस्थित सभी व्यक्तियों पर जैसे कोई बिजली सी चौंध कर गिर जाती है। यह सुनते ही 12 वर्षीय भोंडा दहाड़े मार मार कर रोने और बिलखने लगता है। भोंडा को इस प्रकार से रोते और बिलखते हुए देखकर बिस्ना लोहार, काटू नाई और खोटा कुम्हार का हृदय भोंडा की उस अत्यंत असहनीय पीड़ा से पीड़ित होते हुए फटने से लगता है। तभी बिस्ना लोहार आगे को बढ़ते हुए अत्यंत ही दुखी स्वर से रोते हुए भोंडा को चुप कराने का एक प्रयास करता है, परंतु सब व्यर्थ सिद्ध होता है। उस दिन भोंडा इस कठोर संसार में एकदम से तन्हा और बेबस सा हो गया था। भोंडा को मृत हरिहर के समीप छोड़कर आगे सुनिएगा मित्रों। यहाँ तक आपने जाना कि किस प्रकार भोंडा के पिता की मृत्यु हो जाती है और भोंडा इस भरे संसार में एकदम तन्ना हो जाता है। 12 वर्षीय भोंडा को मृत हरिहर के समीप छोड़कर बिस्ना काटू और खोटा उसके उस टूटे फूटे झोपड़े से बाहर निकल जाते हैं और भोंडा वहीं पर उसी अत्यंत ही भावुक अवस्था में बहुत समय तक तन्हा रोता और बिलखता रहा। तभी खोटा कुम्हार की एक आवाज आती है, भोंडा, बेटा भोंडा, अब शांत भी हो जाओ, देखो अब तुम्हारे पिताजी का अंतिम संस्कार भी करना है। इतना कहते हुए खोटा कुछ आगे को बढ़ते हुए भोंडा के सर पर अपना ममता भरा हाथ रखकर उसको चुप कराता है। तब आस पड़ोस के सभी जानकार दरिद्र मजदूर भोंडा के मृत पिता हरिहर की अर्थी को कांधा देकर समीप के खाली मैदान में फूंक आते हैं। अब तो जैसे भोंडा के ऊपर वास्तव में कोई बिजली सी चौंध कर गिर जाती है। कुछ ही क्षणों के उपरांत उसको इस बात का एहसास भी हो जाता है कि इस भरे संसार में अब वह कितना अकेला और लाचार हो गया है। उस रात्रि को भोंडा के काटू काका 2 सूखी रोटी और एक सूखे अचार की डली भोंडा को खाने के लिए दे देते हैं, जिसको खाने के उपरांत भोंडा न जाने कब डरा हुआ सा, सहमा हुआ सा निंद्रा को प्राप्त हो जाता है। इस बात का उसको कोई भी एहसास न हो सका। अगले दिन तड़के सवेरे ही भोंडा अचानक से घबराकर अपनी निंद्रा तोड़कर उठ बैठ जाता है। फिर सर्वप्रथम उसकी दृष्टि अपने समीप की टूटी खटिया पर पड़ती है, जिस पर कल तक उसका मृत पिता हरिहर विश्राम किया करता था, परंतु आज वह बिल्कुल रिक्त थी, जिसे देखकर भोंडा पुनः कुछ भावुक हो जाता है
और ना चाहते हुए भी उसके दोनों नयनों से अश्रु की धारा फूट कर बहने लगती है। ऐसी ही दुख मनोवस्था से वह अपने मृत पिता की जीवित स्मृतियों के साथ वहीं उस टूटी खटिया के सिराने बैठकर अत्यंत ही दुख अवस्था में रोने लगता है। भोंडा को वहां बैठे बैठे सुबह से सांझ हो जाती है और फिर रात्रि, और वह अब भी ठीक उसी स्थान पर उसी प्रकार से भावुक अवस्था में बैठा हुआ है। लगभग अर्धरात्रि को भोंडा की नींद भूख की व्याकुलता के कारण टूट जाती है और वह अपने उस टूटे फूटे झोपड़े से बाहर निकलकर पड़ोस के झोपड़ों की ओर निहारने लगता है, जैसे कि अभी वहां से कोई उसके लिए भोजन की सजी थाली को लेकर आने वाला हो। परंतु बिन माँ और बाप का बेसहारा अनाथ बालक भोंडा के लिए भोजन की थाली के साथ कोई न आया और थक हार कर भोंडा पुनः अपने मृत पिता की टूटी खटिया के सिराने बैठकर भीगे नयनों के साथ एक अजीब से भावनात्मक मनोभावों सहित मूर्छा को प्राप्त हो जाता है। अगली प्रातः भोंडा की वह मूर्छा सबसे कुछ हल्की होती है। तदुपरांत वह अपने झोपड़े के कोने में रखे हुए पानी के घड़े से एक हांडी जल के द्वारा अपने सूखे और प्यासे कंठ को तर करते हुए अपने झोपड़े से बाहर की ओर निकल जाता है। अपने झोपड़े से बाहर निकलकर वह अपने पड़ोस के काका बिश्ना, काटू और खोटा के झोपड़े के समीप आकर बैठ जाता है। कुछ समय उपरांत जब सूरज पूरी तरह से उदय होकर नीले आसमान पर छा जाता है, तब आस पड़ोस के कुछ अन्य झोपड़ों से कुछ अन्य दरिद्र मजदूर व्यक्ति बाहर निकलते हैं, जो भोंडा को इस प्रकार से वहां बैठे देखकर सहज ही भोंडा के समीप आकर उससे उसका हाल चाल पूछते हैं। उनमें से एक दरिद्र मजदूर भिखू लकड़हारा उसको खाने के लिए रात की कुछ सूखी रोटियां भी दे देता है। उन सूखी हुई रोटियों को खाते हुए उन दरिद्रों के आभार स्वरूप, उन दरिद्र पड़ोसियों के आभार स्वरूप, जो उन्हीं के समान दरिद्र थे, फिर भी उन्होंने उसको भोजन के लिए अपने भोजन में से हिस्सा दिया और उसकी भूख के मारे जो अगन थी उसको शांति पहुंचाने का प्रदान किया। और वह दरिद्रों के भार स्वरूप भोंडा की आंखों से अश्रु की धारा फूट कर उससे अश्रु बह निकलते हैं। फिर उसको पता चलता है कि उसके जानकार तीनों काका बिश्ना, काटू और खाटू पड़ोस के एक शहर में एक बहुत ही मशहूर जलसे के दौरान मजदूरी करने के लिए गए हैं। अब तो भोंडा के पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है और वह पुनः अपने मृत पिता की उस टूटी खटिया के सिराने बैठकर अत्यंत ही दयनीय अवस्था में खामोशी के साथ अपने आंसुओं को ना चाहते हुए भी बहाने लगता है। आप समझ सकते हैं मित्रों, उस 12 वर्षीय बालक भोंडा की इस प्रकार की स्थिति में क्या मनोस्थिति रही होगी और उस पर किस प्रकार से पत्तों का पहाड़ टूट पड़ा। आगे सुनिएगा मित्रों। इस प्रकार भोंडा को अपने मृत पिता की टूटी खटिया के सिराने भूख और प्यास से व्याकुल अवस्था में रोते और बिलखते हुए एक अनजाने भय से भयभीत होते हुए आज पूरे 2 दिन और लगभग 2 रात व्यतीत होने वाले हैं। भोंडा अब भी एक अजीब सी विकृत मनोवस्था में वही टूटी खटिया के सिराने, जिस पर उसके पिता कभी विश्राम किया करते थे, अर्धमूर्छित सा पड़ा हुआ है। सूरज अभी तक उदय नहीं हुआ और आसमान में अभी भी बहुत से टिमटिमाते हुए तारे टिमटिमा रहे हैं। पूर्व प्रातः कालीन उस वातावरण में एक अजीब सी शांति हर दिशा छाई हुई है। अरे यह क्या हुआ? मैंने ऐसा तो नहीं सोचा था। यह क्या गजब हो गया प्रभु? क्या यह अपना भोंडा है? अरे हाँ, यह तो अपना भोंडा ही है। तभी अकस्मात कुछ ऐसा घटित होता है जिसके बारे में मैंने भी कभी कुछ नहीं सोचा था कि कभी ऐसा भी कुछ घटित होगा। आज की सुबह वास्तव में कुछ अलग थी। नहीं, बल्कि बहुत अलग थी। लगभग 2 दिन और रात्रि से भूखा और प्यासा 11 या 12 वर्षीय बालक भोंडा अपने टूटे से झोपड़े में अपने मृत पिता की टूटी खटिया के सिराने बैठे हुए बेसुध सा पड़ा हुआ था। फिर अकस्मात ही है क्या घटित हुआ। अगली प्रातः सूर्य उन्हें से पूर्व ही भोंडा एक झटके के साथ खड़ा हो जाता है और अपने उस टूटे झोपड़े से बाहर निकलकर पड़ोस के झोपड़े के समीप रखे हुए घड़े से कुछ जल ग्रहण करता है। भूख के मारे उसकी अतड़ियां अब भी अत्यंत ही व्याकुल थी।
आज 2 दिन से भूखा भूंडा कुछ अजीब सी मनोस्थिति में दिखाई दे रहा था। इस दयनीय अवस्था में वह पड़ोस के झोपड़े के समीप रखे घड़े से अपनी प्यास की तृप्ति कर पुनः अपने झोपड़े में प्रवेश कर जाता है। आज 2 दिन से भूखा भूंडा कुछ अजीब सी मनोस्थिति में दिखाई दे रहा था। इस दयनीय अवस्था में वह पड़ोस के झोपड़े के समीप रखे घड़े से अपनी प्यास की तृप्ति कर पुनः अपने झोपड़े में प्रवेश कर जाता है। तदुपरांत वह चारों ओर एक अजीब सी बेचैनी के साथ कुछ देख रहा है। अकस्मात ही जैसे उसके शरीर में कुछ बिजली सी कौंध जाती है और वह फुर्ती से अपने मृत पिता की बांगी लाठी को अपने दाएं हाथ में थाम कर अपने उस छोटे झोपड़े से बाहर को प्रस्थान कर जाता है। भूंडा तेज कदमों के साथ समीप की उसी शमशान के मैदान की ओर चल देता है जहां उसके मृत पिता हरिहर मोची का अंतिम संस्कार संपन्न हुआ था। कुछ ही क्षणों के उपरांत भोंडा ठीक उसी स्थान पर खड़ा हुआ था जहां उसके मृत पिता हरिहर की चिता को उसने अंतिम विदाई द्वारा मुखाग्नि दी थी। वहां पहुंचकर भोंडा इस प्रकार से देख रहा था कि मानो उसके मृत पिता हरिहर की चिता अब भी वहां धधक रही हो। शायद उसके व्याकुल हृदय में जहां उसके उन खामोश एहसासों में किसी खामोशी के साथ कुछ क्षण उसी प्रकार से मौन अवस्था में भोंडा वहीं खड़ा रहा। फिर अचानक उसकी दृष्टि अपने कदमों से कुछ दूरी पर स्थित एक मिट्टी के पुराने कटोरे पर टिक जाती है। वह कुछ क्षणों तक एक चित्त होकर उसको देखता रहा। फिर अचानक ही वह उसे उठाकर अपने बाएं हाथ में थाम कर शहर की ओर चल देता है। लगभग आधे घंटे के उपरांत वह भव्य नगर हैरानगंज के बीचों बीच स्थित हैरानगंज के उस मशहूर फवारा चौक पर अपने एक हाथ में अपने मृत पिता हरिहर की बांगी लाठी और दूसरे हाथ में शमशान का वही टूटा फूटा सा पुराना कटोरा थामे हुए अपने सुंदर श्याम नयनों को मूंदे खड़ा हो जाता है। उस दिन से उस राजशाही हैरानगंज को अपनी भव्यता में बढ़ोतरी करने हेतु एक सुंदर सजीला श्याम नयन भोंडा नामक एक और भिखारी प्राप्त हो जाता है। आज उस घटना को घटित हुए लगभग 4 वर्ष हो चुके हैं। इन 4 वर्षों के उपरांत वह नाथ बालक 12 वर्षीय भोंडा अब एक सुंदर सजीला नवयुवक हो गया है। नवयुवक भोंडा अब हैरानगंज का एक मशहूर व्यक्ति बन गया है। हैरानगंज राज्य का हर छोटा और बड़ा व्यक्ति उसको उसके नाम से जानता है। अब आप यही सोच रहे होंगे कि आखिरकार भोंडा ने इन 4 वर्षों में ऐसा क्या कारनामा कर दिया जो वह भव्य और शाही नगर हैरानगंज का एक मशहूर व्यक्ति बन गया। क्या वह कोई साहूकार या राजनेता तो नहीं बन गया था? क्या वह साहूकार या कोई राजनेता तो नहीं बन गया? तो यहाँ मैं आपको सूचित कर दूं कि भोंडा ना तो कोई धनी साहूकार या चालाक राजनेता है, अपितु वह आज भी एक भिखारी के समान ही हैरानगंज राज्य में धनी व्यक्तियों के द्वारा प्राप्त धन से ही अपना जीवन यापन करता है। फिर वह मशहूर व्यक्ति कैसे हो सकता है? वैसे तो भोंडा आज भिक्षा के सहारे ही जीवन यापन करता है, फिर भी हर छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा व्यक्ति उसको उसके नाम से कैसे जान सकता है? वैसे तो भोंडा आज ही भिक्षा के सहारे ही जीवन यापन करता है, फिर हर छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा व्यक्ति उसको उसके नाम से कैसे जान सकता है? इसके पीछे भी एक कारण है। प्रथम तो भोंडा का स्वर्ण के समान उज्जवल रंग रूप, उस पर उसके सुंदर श्याम नयन और इन सब पर भारी भोंडा की वह सुरीली काठ की बांसुरी का जादुई स्वर, जिससे वह भव्य हैरानगंज नगर के उस मशहूर फवारा चौक पर खड़े होकर प्रतिदिन बिना किसी अवकाश के अपनी काठ की बांसुरी में अपने गुलाबी होठों से फूंक कर प्रभावित करते हुए हर राहगीर को अपना गुलाम बना देता है। भोंडा को देखकर कोई भी यह नहीं कह सकता कि यह भिखारी होगा, यह एक भिखारी होगा। इसके विपरीत उसको देखकर एक राजशाही परिवार के शाही खून के वंशज की सी अनुभूति सहज ही प्राप्त हो जाती है। हैरानगंज राज्य के प्रतिष्ठित व्यक्ति प्रतिदिन भोंडा की सुरीली बांसुरी के उन मंत्रमुग्ध कर देने वाले जादुई स्वरों को सुनने के लिए भोंडा को प्रतिदिन बहुत से शाही खाद्य पदार्थ एवं दक्षिणा सहज ही प्राप्त हो जाती है। कहने को तो भोंडा एक भिखारी ही था, परंतु एक अरसे से उसने किसी के सामने भीख के लिए अपने हाथ नहीं फैलाए, बल्कि
अब तो वह इतना मशहूर हो गया था कि उसकी उस सुरीली बांसुरी के उन जादुई शब्दों को सुनकर राजशाही भव्य नगर हैरानगंज के संपन्न व्यक्ति बिना उससे कुछ कहे ही उसके सामने बहुत सी वस्तुओं को दान या भेंट स्वरूप सहज ही रख देते हैं। भूंडा भी उनकी ओर कुछ खास ध्यान दिए बिना एक मधुर मुस्कान के साथ अपने उस काठ की बांसुरी से अपने मंत्र मुग्ध कर देने वाले जादुई शब्दों का जादू हर दिशा में प्रवाहित कर देता है। यदि आप भूंडा से पूछेंगे तो वह अपने आप को कलाकार ही कहेगा। आखिर ऐसा हो भी क्यों ना, भूंडा की उस काठ की बांसुरी के वे मधुर स्वर एक बार भूले से भी कोई सुन ले तो सपने में भी भुलाए ना भूल पाए। एक रोज नवयुवक भूंडा प्रतिदिन के समान ही प्रातःकालीन सूर्य के उदय होने से पूर्व ही अपनी निद्रा तोड़कर उठ बैठता है। तदुपरांत वह स्नान आदि से निवृत्त होकर अपने मृत पिता की वह बांगी लाठी, जिस पर अब उसने चमड़े का एक चमकदार पटवा चढ़वा दिया था, अपने एक हाथ में थामकर और अपनी कमर में अपनी कांठ की बांसुरी को बांधकर वह शमशान का अपना वही पुराना कटोरा अपने दूसरे हाथ में थामे हुए भव्य हैरानगंज की ओर प्रस्थान कर जाता है। परंतु आज का दिन अन्य दिनों से कई मायने में अलग था। आज भूंडा को स्थान स्थान पर भव्य सजावट का कार्य करते हुए मजदूर एवं रंग रोगन करते हुए कई स्थानीय कलाकार दिखाई दे रहे हैं। हर बढ़ते कदम से भूंडा को राजशाही भव्य लश्कर मूल्यवान वस्तुओं और मूल्यवान साजो सामान, नगर को सजाने हेतु मूल्यवान वस्तुएं को लाते और ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज भव्य नगर हैरानगंज तक पहुंचने का मुख्य मार्ग आम जनता के लिए बंद कर दिया गया था। इसीलिए भूंडा को आज हैरानगंज राज्य के घने सुंदर वन से होकर भव्य हैरानगंज राज्य तक पहुंचने हेतु मीलों मील चलकर जाना पड़ रहा था। सुंदरवन से गुजरते हुए भूंडा यही विचार कर रहा था कि आज ऐसा क्या महत्वपूर्ण है जो नगर तक पहुंचने वाले मुख्य मार्ग को इस प्रकार मूल्यवान वस्तुओं से सजाया जा रहा है। परंतु वास्तविक हैरानी तो हैरानगंज पहुंचकर भूंडा को होने वाली थी। भूंडा हैरानगंज पहुंचकर हैरान होता, उससे पहले का आश्चर्य भूंडा को हैरान करने हेतु हैरानगंज के सुंदर वन में बहुत ही शांति से उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। भूंडा ने अभी लगभग आधा ही मार्ग तय किया होगा कि अचानक से अपने विचारों में मग्न भूंडा को राह के एक पत्थर द्वारा टकराने से जोरदार ठोकर लग जाती है, जिससे वह लुढ़कता हुआ एक खाली ढलान पर गिर जाता है। इस प्रकार से लुढ़कते हुए एक ओर को धड़ाम से गिर जाता है। भूंडा भी अपने घावों को सहला ही रहा था कि तभी उसकी दृष्टि समीप की एक मिट्टी के छोटे से टीले पर टिक जाती है, जिसकी जोरदार रगड़ से भूंडा की कोहनी कुछ छील सी गई थी और भूंडा के इस प्रकार तीव्र गति से लुढ़कने की परिणाम स्वरूप वह छोटा सा मिट्टी का टीला कुछ तड़क कर टूट सा गया था, जिसे देखकर भूंडा के उन सुंदर श्याम नीले नयनों में अकस्मात की एक चमक उत्पन्न हो जाती है। भूंडा भी एकदम उस टूटे हुए टीले की ओर निहार रहा था। न जाने कितने समय तक वह यूं ही अपने श्याम नयनों की उस अद्भुत चमक के साथ उस तड़क कर टूटे हुए मिट्टी के टीले को देखता रहा। फिर अकस्मात ही वह हड़बड़ाहट पूर्वक इधर उधर देखने लगता है और फुर्ती के साथ उस टूटे हुए टीले को अपने मृत पिता की बांगी लाठी से तोड़ने लगता है। भूंडा अपने लगातार प्रचंड प्रहारों से कुछ ही क्षणों के उपरांत उस पुरानी मिट्टी के टीले को तोड़कर खंड खंड करते हुए बिखेर देता है। तभी उसकी दृष्टि के समक्ष होता है मिट्टी से ढका हुआ एक कटोरा, जिसके एक हिस्से से उभरती हुई एक दिव्य अलौकिक चमक से घायल भूंडा की आंखों में भी एक दिव्य अलौकिक चमक उत्पन्न हो गई थी। अब भूंडा बिना क्षण भी गवाए उस मिट्टी से ढके वजनदार कटोरे को अपने कुर्ते से साफ करना प्रारंभ कर देता है, जिससे वह मिट्टी से ढका हुआ कटोरा संपूर्ण रूप से साफ होकर एक दिव्य चमक से चमचमा उठता है। उसी के साथ भूंडा को प्राप्त होता है रत्न जड़ित एक चमचमाता हुआ स्वर्ण कटोरा। यहाँ तक आपने जाना मित्रों कि किस प्रकार भूंडा पर विपत्ता आती है और किस प्रकार वह भिखारी का रूप धारण करके और भिक्षा मांगने को मजबूर हो जाता है।
और किस प्रकार से वह अपनी काठ की बांसुरी से जादुई स्वरों द्वारा हैरानगंज राज्य के धनी संपन्न व्यक्तियों को अपना गुलाम बना लेता है, अपनी कला का गुलाम बना लेता है। और फिर किस प्रकार एक दिन उसको एक स्वर्ण कटोरे की प्राप्ति होती है। अब आगे सुनिएगा मित्रों, उस रत्न जड़ित स्वर्ण कटोरे को देखकर भोंडा को न जाने क्या विचार आता है कि वह उसी क्षण तीव्र गति के साथ चलते हुए अपने टूटे झोपड़े की दिशा की ओर वापस मुड़ जाता है। उसको अब उसने अत्यंत ही मजबूत मिट्टी के जिस झोपड़े में वह रहता था, टूटा फूटा, जो किसी जमाने में जिसके पिता उसके लिए टूटा फूटा झोपड़ा छोड़ गए थे। और आज कई वर्षों के उपरांत जब भोंडा एक मशहूर व्यक्ति, एक काठ की बांसुरी बजाने वाला कलाकार बन गया है, तो उसने उस मिट्टी के झोपड़े को अत्यंत ही मजबूत मिट्टी के झोपड़ी नुमा मकान में परिवर्तन कर दिया है। भोंडा अब भी तीव्र गति से अपने कदमों के द्वारा चलता ही जा रहा है। फिर अकस्मात ही वह अपनी दिशा परिवर्तित कर समीप के मैदान की ओर मुड़ जाता है। आज भोंडा एक अजीब सी मनोस्थिति के साथ समीप के मैदान में ठीक उसी स्थान पर खड़ा हुआ है जहां उसके मृत पिता हरिहर का कुछ वर्षों पूर्व अंतिम संस्कार किया गया था। भोंडा के उन श्याम नयनों में अब भी एक दिव्य चमक थी। किसे मालूम कि वह उस रत्न जड़ित स्वर्ण के बने हुए कटोरे की थी या किसी अन्य मनोभावों से उत्पन्न हुए मनोभावों का कोई प्रभाव था। भोंडा अकस्मात ही अत्यधिक भावुक हो जाता है और तीव्र स्वर से रोदन करते हुए रोने बिलखने लगता है। ऐसे ही रोते और बिलखते हुए भोंडा उस स्थान की खुदाई प्रारंभ कर देता है जहां उसके मृत पिता हरिहर का अंतिम संस्कार संपन्न हुआ था। लगभग 10 से 15 मिनट की खुदाई के उपरांत भोंडा अपनी बगल में इसी शमशान के मैदान से प्राप्त अपना वही वर्षों पुराना कटोरा निकालकर दृष्टि भर निहारते हुए उसे उस गहरे गड्ढे में दफना देता है। परंतु वह अब भी न जाने क्यों उसी प्रकार से अजीब सी विकृत मनोस्थिति के साथ तीव्र स्वर के साथ रुदन करते हुए बिलखता जा रहा है। न जाने कितने समय तक भोंडा उसी अजीब सी विकृत मनोस्थिति में वहां शमशान के मैदान में अपने मृत पिता को याद करते हुए रोता और बिलखता रहा। अब लगभग अर्धरात्रि का समय हो गया था और भोंडा अब भी वहीं उस शमशान के मैदान में उसी प्रकार से घुटनों के बल बैठा हुआ मातम बना रहा था। भोंडा के समीप ही 3 अन्य मृत वृद्ध व्यक्तियों की चिता अब भी धड़कते हुए जल रही थी। तभी भोंडा अपने बाएं हाथ से अपने बहते हुए शुरू को पोंछते हुए एक गहरी श्वास को छोड़ते हुए उठकर खड़ा हो जाता है। कुछ क्षण भोंडा एक शांत भाव से मौन खड़े रहने के उपरांत वापस अपने झोपड़े की ओर मुड़ने से पूर्व वह एक बार पूरे स्थान की मिट्टी को छूकर अपने माथे से लगा लेता है जहां उसके मृत पिता हरिहर का अंतिम संस्कार हुआ था। और अब जहां शमशान का वही वर्षों पुराना कटोरा भी दफन था जो उसको यहीं से कुछ वर्ष पूर्व अपने पिता की मृत्यु उपरांत प्राप्त हुआ था। आज की रात्रि वास्तव में अत्यंत लंबी और बेचैनी से भरी हुई सिद्ध होने वाली थी। इधर भोंडा अपने झोपड़े में एक बेचैन सी अवस्था के साथ तन्हा न जाने किन विचारों में मग्न था। ऐसे ही विचार मग्न अवस्था में न जाने कब उसकी आंख लग गई और उसको गहरी निंद्रा ने अपनी आगोश में ले लिया। इस बात का उसको एहसास भी नहीं हो पाया। अगली प्रातः भोंडा प्रतिदिन के समान ही सूर्य के उगने से पूर्व ही जाग जाता है और समीप के घड़े से एक हांडी जल द्वारा अपने सूखे कंठ को तर कर देता है। तदुपरांत वह शमशान की मिट्टी से ढके हुए अपने रत्न जड़ित स्वर्ण के कटोरे को उठाकर चूमता है। आज भोंडा के उन सुंदर श्याम नयनों में एक अजीब सा उत्साह दिखाई दे रहा है। बिना क्षण भी गवाए भोंडा अपनी पतली कमर से अपनी काठ की बांसुरी को बांधकर अपने मृत पिता हरिहर की उस बांगी लाठी को अपने दाएं हाथ में थाम लेता है और बाएं हाथ में शमशान की मिट्टी से ढका हुआ रत्न जड़ित स्वर्ण कटोरा। आज भोंडा की चाल में एक अजीब सी तीव्रता थी।
आज भी हैरानगंज तक पहुंचने वाले मुख्य द्वार को आम जनता के लिए बंद कर दिया गया था। इसीलिए भोंडा आज भी हैरानगंज के घने सुंदर वन से होता हुआ मुख्य नगर तक पहुंचने का प्रयास कर रहा है। परंतु आज भोंडा के उत्साह में दुगनी वृद्धि दिखाई दे रही है। प्रथम तो अपने रत्न जड़ित स्वर्ण कटोरे के प्राप्ति से उत्पन्न उत्साह से, जो कल अनजाने ही शमशान की मिट्टी से तरबदर हो स्वयं ही लिप गया था, जिसकी मिट्टी भोंडा ने जानबूझकर अभी तक नहीं हटाई थी, जिससे किसी को उसके रत्न जड़ित स्वर्ण कटोरे के बारे में कोई सुराग न प्राप्त हो सके। दूसरा उत्साह वृद्धि का कार विषय था भव्य नगर हैरानगंज के मुख्य मार्ग की भव्य साज सज्जा, जिसके विषय में विचार करते ही उसके हृदय की ध्वनियां स्वयं तीव्र हो जाती थी। इस प्रकार अनेक प्रकार के मनोभावों से गुजरते हुए कुछ ही क्षणों के उपरांत भोंडा हैरानगंज के मुख्य मार्ग के समीप पहुंच जाता है और सहज ही हैरानगंज शहर में प्रवेश भी कर जाता है। आज भव्य हैरानगंज में स्थान स्थान पर भव्य साजो सजावट का कार्य तीव्र गति से सक्रिय था। जिसे देखने के उपरांत हैरानगंज का हर एक व्यक्ति अत्यधिक उत्साहित हो रहा था। भोंडा भी इस जगमगाहट से पूर्ण भव्य साज सज्जा को देखकर अत्यधिक उत्साहित हो गया था, जो अभी पूर्ण भी न हो पाई थी। बिना एक क्षण भी गवाए अति उत्साहित भोंडा हैरानगंज के उस मशहूर फवारा चौक पर अपने मृत पिता की बांगी लाठी को थामे शमशान की मिट्टी से ढके हुए उस रत्न जड़ित स्वर्ण कटोरे को उसके साथ खड़ा हो जाता है। हैरानगंज के उस मशहूर फवारा चौक पर अपना स्थान ग्रहण करने के उपरांत भोंडा अपनी पतली कमर से कांठ की बांसुरी निकालकर एक मनोहरी धुन फूंकते हुए उसको हर दिशा में प्रवाहित कर देता है। अभी भोंडा ने अपनी कांठ की बांसुरी को फूंकना प्रारंभ ही किया था कि उसके इर्द गिर्द कई प्रशंसकों की एक अच्छी खासी भीड़ एकत्रित हो जाती है। फिर क्या था, देखते ही देखते स्वादिष्ट पकवानों एवं कई हैरानगंज की हैरानगंजी टके उसको सहज ही प्राप्त हो जाते हैं, जिन्हें एकत्रित करने के उपरांत वह अपने झोपड़े की ओर मुड़ने ही वाला था कि तभी उसके समीप बैठे हुए बिरजू पनवाड़ी ने उसको एक आवाज लगाकर रोक दिया। भोंडा के रुकते ही वह बहुत ही सहजता पूर्वक भाव से भोंडा से कहता है कि क्यों भाई भोंडा, चल दिए? आज फिर से तुमने अपनी कांठ की बांसुरी फूकी और देखते ही देखते बहुत सी मूल्यवान वस्तुएं एवं स्वादिष्ट खाद्य पदार्थ तुम्हें सहज ही किसी पुरस्कार के समान प्राप्त हो गए। मैं कहता हूं कि जब तुम्हारा जादू हैरानगंज के इन संपन्न व्यक्तियों के सर माथे पर चढ़कर बोलता है, तो तुम कुछ समय तक क्यों नहीं अपनी इस कांठ की बांसुरी से उन्हें बावड़ा बनाकर लूट लेते। भोंडा पनवाड़ी के मुंह से यह सुनते ही बिरजू पनवाड़ी के मुंह से सुनते ही भोंडा कुछ मुस्कुरा कर कहता है। भोंडा बिरजू पनवाड़ी के मुंह से सुनते ही भोंडा कुछ मुस्कुरा कर कहता है कि नहीं भाई बिरजू, मनुष्य को जितने की आवश्यकता हो उसको उतने ही पैर पसारने चाहिए, अन्यथा स्वार्थी मनुष्य न घर के रहते हैं और न ही गुलाबी दरिया के गुलाबी घाट के। गुलाबी दरिया हैरानगंज की भव्यता पर चार चांद लगाती हुई हैरानगंज की मशहूर दरिया है। तो क्या कहता है भोंडा बिरजू पनवाड़ी को कि नहीं भाई बिरजू, मनुष्य को जितनी की आवश्यकता हो उसको उतने ही पैर पसारने चाहिए, अन्यथा स्वार्थी मनुष्य न घर के रहते हैं और न ही गुलाबी दरिया के गुलाबी घाट के। समझे कुछ या पुनः समझाऊं? यह सुनकर बिरजू सहज ही मुस्कुरा कर कहता है कि सत्य है भोंडा भाई, तुम सत्य ही कहते हो, तभी तो तुम कुछ ही वर्षों में इतने मशहूर हो गए हो। आज सैकड़ों व्यक्ति तुमको तुम्हारे नाम से जानते और मानते हैं। एक हम है कि सिर्फ संपूर्ण उम्र हैरानगंज के हर आम से लेकर खास व्यक्तियों को पान सुपारी खिलाते हुए व्यतीत कर दी, पर ना तो हम तुम्हारे समान मशहूर हो सके और ना ही तुम्हारे ही समान ऐसा उज्जवल व्यक्तित्व ही बना सके। ईश्वर तुम्हारे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि ऐसे ही बनाए रखे। बिरजू पनवाड़ी के मुंह से यह अनमोल वचन सुनकर भोंडा अत्यंत ही हर्षोत्साहित हो जाता है। इसी उत्साह में वह बिरजू से सहज पूछ बैठता है कि एक बात तो बताओ काका, आजकल हैरानगंज में ये इतनी साज सजावट किस लिए हो रही है? भोंडा के पूछने पर बिरजू के चेहरे पर एक अजीब सी चमक आ जाती है और वह कहता है कि भोंडा भाई, सम्मान पूर्वक कहता है
भोंडा भाई, क्या तुमको नहीं पता, आज एक दशक के उपरांत हैरानगंज राज्य में एक राजशाही जलसे कार्निवाल का आयोजन राजशाही हैरानगंज का शाही परिवार है राजशाही की ओर से कराया जा रहा है। ऐसा हो भी क्यों ना, कई दशकों के उपरांत राजशाही परिवार में एक जीवित उत्तराधिकारी ने जन्म लिया है। भोंडा के बिरजू के द्वारा भोंडा को हैरानगंज की इस भव्य सजावट का संपूर्ण ब्यौरा प्राप्त हो जाता है। भोंडा को बिरजू के द्वारा हैरानगंज की इस भव्य सजावट का संपूर्ण ब्यौरा प्राप्त हो जाता है। कुछ क्षण रुक कर बिरजू पुनः भोंडा को कुछ बताता है कि अभी तुम देखना भोंडा, कुछ ही दिनों के उपरांत कैसे कई पड़ोसी राज्य के रंग रंगीले कलाकार फनकारों का यहाँ हैरानगंज में मेला सा लग जाएगा। सुना है इस बार के भव्य जलसे में कई विदेशी सुंदरियां भी अपने अपने नृत्य का प्रदर्शन करने वाली हैं। भोंडा, तुम स्वयं को जरा संभाल कर रखना, कहीं कोई विदेशी सुंदरी तुम्हारा हृदय ही ना चुरा के ले जाए। मैंने सुना है बहुत ही गजब की सुंदरियां होती हैं विदेशी नृत्यांगनाएं। अपने बिरजू काका के मुंह से यह सुनते ही भोंडा को शर्मा सा जाता है। इस प्रकार से उसके उस स्वर्ण के समान उज्जवल मुख का रंग शर्म हया से लाल और फिर कुछ कुछ गुलाबी गुलाबी सा हो जाता है। अब तो भोंडा प्रतिदिन ही तड़के तड़क स्नान आदि से निवृत्त होकर अपनी हैसियत से कुछ अधिक ही साफ सुथरे कपड़े पहनकर अपने झोपड़े से हैरानगंज राज्य को प्रस्थान कर जाता है, जैसे कि यह शाही जलसा उसी के लिए राजशाहियों ने आयोजित किया हो और विदेशी कलाकार भी उसी के लिए ही हैरानगंज में आने वाले हैं। धीरे धीरे संपूर्ण हैरानगंज पर इस भव्य जलसे का असर हावी होने लगता है। कई नवयुवकों ने तो अब दिन में 3 से 4 बार डंडोल बैठक लगाने से प्रारंभ कर दी है, जिससे उन विदेशी कलाकारों को उनका वह हष्ट-पुष्ट शरीर किसी प्रकार से कहीं से भी तनिक भर भी कमजोर न लगने पाए। खासतौर पर उन विदेशी स्वर्ग के अप्सराओं के समान सुंदर सुंदर नृत्यांगनाओं को। अब तो अपना भोंडा भी किसी बाके नवयुवक से कम ज्ञात नहीं पड़ता था। आजकल भोंडा ने कई नवीन प्रकार की मनोहरी बांसुरी की धुनों को फूंकना प्रारंभ कर दिया था, जिससे उन विदेशी कलाकारों को भी स्मरण रहे कि हैरानगंज राज्य में भी ऐसे कई कलाकार निवास करते हैं जो उनसे किसी भी प्रकार कम नहीं है। भीतर ही भीतर भोंडा को भी उन विदेशी स्वर्ग की अप्सराओं के समान सुंदर सुंदर नृत्यांगनाओं के समक्ष अपनी बांसुरी के उन नवीन स्वरों को सुनाकर उन्हें अपनी ओर आकर्षित करने की एक धुन सी सवार थी। इस कारण से अब वह सुबह से सांझ तक हैरानगंज के उस मशहूर फवारा चौक से हिलता भी न था। कहा तो कुछ घंटों के प्रयास मात्र से अनेक वस्तुओं की प्राप्ति और आत्मसंतुष्टि का ज्ञान देने वाला भोंडा स्वयं भी आत्मसंतुष्टि रहता था, और कहा अब सुबह से सांझ तक हैरानगंज के उस मशहूर फवारा चौक से अपनी सुंदर कांट की बांसुरी से वह नवीन नवीन सबरों का रियाज करता है। खैर आजकल तो हर एक बालक, नौजवान, युवा और वृद्ध व्यक्ति को एक ही धुन सवार थी कि भव्य जलसा कब प्रारंभ होगा और इस स्वर्ग के समान सुंदर सा सजावट के बीच वह विदेशी कलाकार कब आएंगे। खासतौर पर वह स्वर्ग की अप्सराओं के समान सुंदर सुंदर नृत्यांगनाएं, विदेशी सुंदर नृत्यांगनाएं जो अपने मदमस्त यौवन से हर किसी को अपना दास बनाने की एक क्षमता रखती हैं। सत्य है आजकल हैरानगंज में एक नवीन ऊर्जा का प्रभाव देखने को प्राप्त हो रहा है। हर एक व्यक्ति, बच्चे से वृद्ध तक, हर किसी के मुख पर एक अजीब सी उत्तेजना देखने को प्राप्त हो रही थी। ऐसा हो भी क्यों ना, आज कई वर्षों के उपरांत एक बार पुनः राजशाही ने एक भव्य जलसे का आयोजन जो किया था। कई नवयुवक और बालकों के लिए यह शाही जलसा एक नवीन विषय था, जिसका किस्सा अक्सर वह अपने बुजुर्गों एवं अनुभवी व्यक्तियों से सुनते आए थे कि कैसे कभी प्रत्येक वर्ष हैरानगंज राज्य में राजशाही की ओर से अत्यधिक भव्य जलसे का आयोजन किया जाता था। हर ओर सुंदर सुंदर साज सजावट, रंग बिरंगा साजो सामान, अनेक अनेक प्रकार के राजशाही स्वादिष्ट पकवानों की आम जनता के खाने पीने हेतु मुफ्त वितरण हुआ करता था, और उन विदेशी कलाकारों का तो कहना ही क्या। खासतौर पर विदेशी स्वर्ग की अप्सराओं के समान सुंदर सुंदर नृत्यांगनाएं। आज वही नवयुवक और बालक उन्हीं बुजुर्गों और अनुभवी व्यक्तियों के साथ वही सब कुछ होता हुआ स्वयं देख रहे थे। इस एक अलौकिक एहसास को शायद मैं भी अपने शब्दों में बयान न कर सकूं।
भोंडा के लिए तो यह बिल्कुल ही नवीन विषय था, क्योंकि उसके पास अन्य नवयुवकों व बालकों के समान इस भव्य जलसे के किस्से को सुनाने वाला ना तो कोई बुजुर्ग था और ना ही कोई अनुभवी व्यक्ति। अब तो उसका कोई जीवित पारिवारिक सदस्य विशेष नहीं था। फिर भी भोंडा अत्यंत उत्साहित नजर आ रहा था। आजकल तो प्रातःकाल से सांझ होने तक हैरानगंज के उस मशहूर फवारा चौक पर बहुत से धन संपन्नता से संपन्न धनी व्यक्ति उसकी कांठ की बांसुरी से प्रभावित होती उन नवीन धुनों को सुनने का आनंद प्राप्त करने हेतु वहां उपस्थित होने लगे थे। और भोंडा को न चाहते हुए भी उसकी आवश्यकता से कई अधिक खाद्य सामग्री एवं हैरानगंजी की मुद्रा हैरानगंजी टका प्राप्त हो जाते थे, जिन्हें वे अपने उन दरिद्रों की बस्ती में उन दरिद्र व्यक्तियों में बांटकर उनकी दरिद्रता को कुछ राहत पहुंचाने का एक प्रयास कर देता था। इस प्रकार से लगभग 1 से 1.5 हफ्ते का समय व्यतीत हो जाता है और हैरानगंज की साज सजावट भी पूर्ण हो जाती है। इसी के साथ हैरानगंज राज्य में आगमन होता है एक भव्य जलसे का, और हर और राजशाही घोड़े घुड़सवार रंग बिरंगी पोशाकों में चहलकदमी करते हुए दिखाई देने लग जाते हैं। समय बेसमय राजशाही के बड़े बड़े उन मशहूर ढोल एवं नगाड़ों का वह तीव्र स्वर अब अक्सर ही सुनाई दे जाता था। ऐसे ही एक दिन भोंडा हैरानगंज के उस मशहूर फवारा चौक, जो अब सबके आकर्षण का केंद्र था, पर खड़ा हुआ अपनी गांठ की बांसुरी से नवीन मनोहरी जादुई शब्दों को फूंक कर हर एक राहगीर का मनोरंजन कर रहा था। तभी एक अजीब सा शोर उसके कानों में सुनाई देता है कि आ गए वह विदेशी कलाकार आ गए। देखो कैसे रंग बिरंगी पोशाकें हैं, और इसी के साथ राजशाही के बड़े बड़े मशहूर ढोल और नगाड़ों की गूंज से संपूर्ण हैरानगंज पुनः गूंज उठता है। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, देखते ही देखते कुछ ही क्षणों के उपरांत हैरानगंज राज्य में विदेशी कलाकारों की पहली रंग बिरंगी झांकी प्रवेश कर जाती है। उसके पीछे दूसरी, फिर तीसरी, और यह सिलसिला बहुत समय तक यूं ही चलता रहा। ऐसी रंग बिरंगी झांकियां देखकर भोंडा के दोनों श्याम नयन हैरानी से खुले ही रह गए, और वह उन झांकियों के पीछे पीछे राजशाही के मेहमान खाने तक चला जाता है, जहां राजशाही के शाही वंशजों द्वारा उन विदेशी कलाकारों के ठहरने की बहुत ही सुंदर शाही व्यवस्था का प्रबंध किया गया था। तभी एक राजशाही घुड़सवार भोंडा को रोक देता है और उसको फटकार लगाते हुए कहता है कि अरे लड़के, कहाँ जा रहा है? देखता नहीं यहाँ से राजशाही का शाही बाड़ा, शाही मेहमान खाना प्रारंभ होता है। चल भाग जा यहाँ से, नहीं तो तुझे अभी अपने घोड़ों के खुरों से रोंद कर तेरी चटनी बना दूंगा। चल भाग जा यहाँ से। उस राजशाही घुड़सवार की लताड़ चोट आता है। उस दिन हैरानगंज के समस्त बच्चे, बूढ़े और जवानों सहित अपने नवयुवक भोंडा का भी विदेशी कलाकारों के आगमन का इंतजार समाप्त हो जाता है। इसी हर्षोल्लास के बीच भोंडा हैरानगंज के उस मशहूर फवारा चौक से अपने झोपड़े के लिए प्रस्थान करने ही वाला था कि तभी राजशाही के बड़े बड़े मशहूर ढोल और नगाड़ों की तीव्र ध्वनि की गूंज से संपूर्ण हैरानगंज एक बार पुनः गूंज उठता है, और एक राजशाही संदेशक ऊंचे शब्दों के साथ हैरानगंज राज्य में राजशाही की ओर से राजशाही जलसे के प्रारंभ का ऐलान कर देता है कि सुनो, हैरानगंज के हर आम और खास को राजशाही की ओर से सूचित किया जाता है कि कल से लेकर आगामी 15 दिनों तक हैरानगंज राज्य में राजशाही की ओर से एक शाही जलसे के प्रारंभ का ऐलान किया जाता है। आप सभी को ज्ञात रहे कि इस भव्य शाही जलसे का संपूर्ण खर्च राजशाही की ओर से वहन किया जाएगा। उस राजशाही संदेशक के द्वारा राजशाही जलसे के प्रारंभ की सूचना प्राप्त करते ही संपूर्ण हैरानगंज बहुत समय तक हैरानगंज के निवासियों के द्वारा उत्पन्न एक अजीब से हल्ले से गूंजता रहा। तदुपरांत संपूर्ण हैरानगंज के नागरिक थक हार कर अपने अपने घर को प्रस्थान कर जाते हैं। आखिर कल से हैरानगंज का वह मशहूर राजशाही जलसे का आयोजन एक बार पुनः राजशाही की ओर से हर आम और खास व्यक्ति के लिए प्रारंभ जो होने वाला था। अपना भोंडा भी आज भी अपनी समस्त कमाई को समेटकर अपने झोपड़े के लिए प्रस्थान कर जाता है। आज रात्रि भोंडा को
आज रात्रि भोंडा को न जाने क्यों निंद्रा ही नहीं आ रही थी। नहीं तो कहा भोंडा प्रत्येक रात्रि अपनी खटिया पर लेटते ही किसी खेतीहर मजदूर की भांति धड़ाम से गहरी निंद्रा में खो जाता था। परंतु आज की बात कुछ अलग है। आज तो भोंडा जागते हुए ही उन सुंदर सुंदर विदेशी नृत्यांगनाओं के मधुर मधुर सपनों में खोए जा रहा था। इस प्रकार जागृत नैनों से स्वप्न देखते देखते न जाने कब उसकी आंखें लग जाती है और वह संपूर्ण दिन की भागदौड़ से थका हुआ निंद्रा को प्राप्त हो जाता है। अगली प्रातः भोंडा एक झटके के साथ अपनी खटिया से उठ बैठता है और जोर जोर से आवाज लगाते हुए कह उठता है कि कहाँ है वह स्वर्ग की अप्सराओं के समान सुंदर सुंदर नृत्यांगनाएं। ए घोड़सवार, तुम मुझको यूं नहीं रोक सकते। हट जाओ अन्यथा आज यहाँ बवाल हो जाएगा। हट जाओ। इस अजीब सी बेचैनी के साथ भोंडा एक हड़बड़ाहट के साथ अपने स्वप्न से बाहर आकर लगभग चीख उठता है। कुछ क्षण ऐसे ही बेचैन अवस्था के साथ अपनी खटिया पर बैठा रहा। फिर उसको वास्तविकता का ज्ञान होता है और वह समीप के घड़े से एक हांडी जल ग्रहण करते हुए कुछ अंजलि भर जल अपनी आंखों पर दे मारता है। उसी समय पड़ोस का एक मुर्गा जोरदार बांग लगाते हुए भोंडा को सूचित करता है कि आज तुम मुझसे पराजित हो गए हो। आज मैं तुमसे पहले ही जाग गया हूँ भोंडा भाई। मुर्गे की बांग सुनते ही भोंडा को एहसास होता है कि आज कई वर्षों के उपरांत उसको इतनी गहरी निंद्रा आई है। मुर्गे की बांग को सुनते ही भोंडा को एहसास होता है कि आज कई वर्षों के उपरांत उसको कितनी गहरी निंद्रा आई थी। आज राजशाही भव्य नगर हैरानगंज में राजशाही जलसे का प्रथम दिवस था और तड़के तलक ही लगभग संपूर्ण हैरानगंज के व्यक्ति सज धज कर हैरानगंज की चौड़ी चौड़ी सजी धजी सड़कों पर राजशाही जलसे का आनंद प्राप्त करने के लिए अपने अपने घरों से बाहर निकल आए थे। अब यह राजशाही जलसा यूं ही निरंतर 15 दिनों तक रात और दिन अपनी रौनक हैरानगंज में बिखेरने वाला था। इधर भोंडा भी अपने झोपड़े से अपने साजो सामान के साथ हैरानगंज राज्य की ओर मुख्य मार्ग जो अब आम जनता के लिए खोल दिया गया है से होते हुए उत्साह पूर्वक चला जा रहा है। आज हैरानगंज में हर ओर धूम सी मची हुई थी। आज हैरानगंज में एक धूम सी मची हुई थी, हर ओर धूम सी मची हुई थी। हर एक व्यक्ति, चाहे वह आम हो या खास, अत्यधिक उत्साहित नजर आ रहा है। कई नवयुवक बालक अपनी अपनी टोली बनाकर हैरानगंज में धूम मचा रहे थे। भोंडा भी हैरानगंज पहुंचकर हैरानगंज के उस मशहूर फव्वारा चौक पर अपना स्थान ले चुका है। आज भोंडा को ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो वह स्वर्ग लोक के साक्षात दर्शन कर रहा हो। इतना सुंदर माहौल और ऐसी साज सज्जा के बारे में ना तो उसने आज से पूर्व कभी सुना था और ना ही कभी ऐसा कोई अद्भुत दृश्य देखा ही था। सांझ होते होते कई विदेशी कलाकार भी हैरानगंज की सड़कों पर चहलकदमी करते हुए दिखाई देने लगे थे। उन्हें देखकर हर कोई अत्यधिक उत्साहित नजर आ रहा था। परंतु यदि कोई विदेशी कलाकारों से उनके उत्साह का कारण पूछे तो वह यही कहते कि यह कौन नवयुवक है जो स्वयं जितना सुंदर और सजीला है उतने ही मधुर स्वर वह अपनी काठ की बांसुरी से प्रवाहित कर रहा है। आज सांझ को हैरानगंज के व्यक्ति ही नहीं बल्कि कई विदेशी कलाकार भी अपने अपने चमघट बनाए हुए भोंडा की काठ की बांसुरी के वह मधुर स्वर सुनते हुए मंत्रमुग्ध हुए जा रहे थे। आज सांझ को हैरानगंज के व्यक्ति ही नहीं बल्कि कई विदेशी कलाकार भी अपने अपने जमघट बनाए हुए भोंडा की उस काठ की बांसुरी के वह मधुर स्वर सुनते हुए मंत्रमुग्ध हुए जा रहे थे। परंतु भोंडा इस बात से अनजान कृष्ण मुद्रा बनाए हुए श्री कृष्ण की भांति अपने श्याम नयनों को मूंदे हुए अपनी उस काठ की बांसुरी से जादुई शब्दों को निरंतर हर दिशा में प्रभावित किए जा रहा है। बहुत समय तक वह ऐसे ही अपनी उस काठ की बांसुरी से उन जादुई शब्दों को प्रभावित करता रहा। फिर अचानक से वह रुककर अपने बंद श्याम नयनों को खोल देता है। तब भोंडा के इर्द गिर्द एक समस्त व्यक्ति जिनमें वह विदेशी कलाकार भी सम्मिलित थे
अपने दोनों हाथों से थाप लगाते हुए भोंडा का उत्साहवर्धन करते हैं। यह सब देखकर भोंडा अत्यधिक उत्साहित हो जाता है। उसी समय उसकी दृष्टि उन विदेशी कलाकारों के जमघट में मुस्कुराती हुई रोजनालो पर पड़कर वहीं ठहर जाती है। रोजनालो, जो बहुत देर से मंत्रमुग्ध होकर भोंडा की जादुई बांसुरी से प्रभावित होते हुए उन मनोहर स्वरों को सुन रही थी, जिन्हें भोंडा किसी जादूगर के समान ही अपने गुलाबी अधरों के द्वारा फूंक कर उत्पन्न कर हर दिशा प्रभावित कर रहा था। भोंडा के उन सुंदर श्याम नयनों को देखकर उनमें ही कहीं खो जाती है। ऐसे ही कुछ मनोस्थिति भोंडा की भी थी। वह दोनों इस समय संसार से बेखबर होते हुए न जाने कितने समय तक यूं ही बिना अपनी पलकों को झपकाए एक दूसरे के उन मनमोहक नयनों में देखते रहे, मानो उस समय यह सारा संसार ही रुककर स्थिर हो गया था और स्थिर हो गई थी इस संसार की समस्त वार्तालाप। अब तो भोंडा को न तो दिन का चैन ही प्राप्त हो पा रहा था और न ही रात्रि को उसको निंद्रा ही आ रही थी। उसको ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो उस स्वप्न सुंदरी के वह मध्वश करते हुए कजरारे नशीले नयन उसके प्राण लेकर ही दम लेंगे। उधर रोजनालो की सहेलियां भी उसकी चुटकी ले रही थी कि सुना है आजकल हमारी रोजनालो हर किसी राज चलते फकीर से दिल लगी करने लगी है। जिसके प्रत्युत्तर में रोजनालो केवल मुस्कुरा देती है और कहती है कि ऐसे तो कोई भी हालात मालूम नहीं होते, शायद तुमको दिल लगी की आदत हो गई है। रोजनालो को इतना कहते ही रोजनालो के साथ साथ उसकी समस्त सखियां सहेलियां हंसते हुए खिलखिलाते हुए राजशाही के सुंदर शाही बाग बगीचे में दौड़ने लगती हैं। वहां हैरानगंज में राजशाही जलसे की अगली शाम को भी भोंडा हैरानगंज के उस मशहूर फवारा चौक पर, जिसके फवारे से अब रंग बिरंगा जल उछाल मारता हुआ संपूर्ण हैरानगंज को हैरान किए हुए था, पर खड़ा हुआ अपनी कांठ की बांसुरी से अत्यंत ही मधुर नवीन स्वरों को फूंक कर राजशाही जलसे में शिरकत करते हुए समस्त सैलानियों को मंत्रमुग्ध किए जा रहा था। आज भी जैसे ही वह अपने श्याम नयनों को खोलता है कि तभी विदेशी कलाकारों के जमखड़े में से रोजनालो अपनी मधुर शराबी निगाहों से भोंडा के उन श्याम नयनों में देखते हुए अपने चेहरे के बेहद महीन रेशमी कपड़े के नकाब से मुस्कुरा रही थी। ऐसे ही प्रत्येक शाम को भोंडा हैरानगंज के उस मशहूर फवारा चौक से अपनी कांठ की बांसुरी से मनोहरी धुन छेड़ देता है और रोजनालो उसी प्रकार मंत्रमुग्ध होकर भोंडा के उन जादुई स्वरों को सुनने के लिए वहां आती है। तदुपरांत भोंडा अपने उन श्याम नैनों को खोल कर देखता है तो सामने रोजनालो की मदहोश कर देने वाली उन्हीं खूबसूरत शराबी निगाहों को अपनी ओर देखते हुए पाता। फिर एक सांझ को कुछ अजीब सा हुआ, जिसकी ना तो भोंडा ने ही कभी कोई कल्पना करी थी और ना ही रोजनालो ने ही ऐसा कुछ भी कभी घटित होगा या सोचा था। आज हैरानगंज की उस राजशाही जलसे की भव्य रौनक और धूम धड़ाके को पूरे 11 या 12 दिन हो चले थे। भोंडा आज भी अपनी हैसियत से बढ़कर सुंदर पोशाकें पहने हुए हैरानगंज के उस मशहूर फवारा चौक, जिससे अब राजशाही जलसे के दौरान रंग बिरंगा जल उछाल मारता हुआ निकलता था, पर खड़ा हुआ अपनी कांठ की बांसुरी से अत्यंत ही मनमोहक जादुई स्वरों को फूंक रहा था, जिसको सुनकर हर सैलानी का हृदय चीर कर बस यही कह रहा था कि बस अब ये दर्द, इस जादुई स्वरों का जादू और नहीं सहा जाता। वाह भोंडा वाह, क्या खूब रंग जमाया है, मान गए भोंडा भाई, वाह भाई वाह। और वही एक और विदेशी कलाकारों के एक जमघड़े में बेहद हसीन और कमसिन काया रोजनालो भी भोंडा के उन जादुई स्वरों से मंत्रमुग्ध हो रही थी। अभी जलसा अपनी पूरे शबाब पर था कि तभी एक ओर से एक तीव्र शोर हर दिशा गूंज उठता है कि मारो मारो, पकड़ो पकड़ो, मार दे साले को, पकड़ साले को, गर्दन तोड़ इसकी। फवारा चौक के समीप ही नवयुवकों की 2 टोलियों में विदेशी कलाकार सुंदरी नृत्यांगना को लेकर आपस में खूनी झड़प प्रारंभ हो गई थी। अचानक से इस प्रकार के शोर शराबे से वहां एक भगदड़ सी मच जाती है और भोंडा के समीप एकत्रित समस्त सैलानी वहां से
दूसरी ओर जलसे का आनंद प्राप्त करने हेतु प्रस्थान कर जाते हैं। बावरा भोंडा अब भी अपनी काठ की बांसुरी से जादुई शब्दों को अपने दोनों श्याम नैनों को मूंदे बस फूके ही जा रहा था, जबकि उसके इर्द गिर्द एक रित समझ सैलानी झगड़े की भगदड़ से बचने हेतु दूसरी ओर जलसे का आनंद प्राप्त करने के लिए प्रस्थान कर गए थे। यदि वहां कोई था तो केवल और केवल सुंदर रोजनालो और बांसुरी बजाता हुआ अपना भोंडा। जो अब भी किसी बावरे प्रेमी की भांति अपनी बांसुरी से मनोहर जादुई शब्दों को फूके जा रहा था, तभी आसमान में एक तेज गर्जना के साथ मूसलाधार वर्षा की बौछार प्रारंभ होने लगती है। परंतु भोंडा अब भी अपनी बांसुरी से जादुई शब्दों को फूक रहा था और अपने इस दीवानेपन में वह यह भी भूल गया था कि उसके पास जो कटोरा है वह रत्न जड़ित स्वर्ण कटोरा है, जिस पर वर्षा की बौछार होने से उसके रत्न जड़ित स्वर्ण का वह सुनहरा रंग कई जगह से खुलकर सामने आ गया था। परंतु इस समय वहां सिर्फ रोजनलो ही मौजूद थी, जिसने भोंडा के उस रत्न जड़ित स्वर्ण कटोरे का वह राज जान लिया था, और वह आहिस्ता आहिस्ता से भोंडा के समीप पहुंचती है। तभी भोंडा अपने सुंदर श्याम नैनों को खोल देता है और उसके ठीक सामने होती है बेहद हसीन रोजनलो। रोजनलो को अपने इतने समीप देखकर भोंडा के होशो-हवास कहीं खो जाते हैं। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, रोजनलो अपने उन गुलाब की पंखुड़ियों के समान सुंदर एवं रसीले अधरों को भोंडा के उन कपकपाते हुए अधरों पर रख देती है और न जाने कब तक वे उसी मुद्रा में उसी प्रकार से एक दूसरे के समीप एक दूसरे के अधरों से अधरों को मिलाए अत्यंत ही समीप से एक दूसरे को समझने का प्रयास करते रहे। तभी एक बार पुनः नवयुवकों की उन बदमाश टोलियों के झगड़े का स्वर हर दिशा गूंज उठता है और रोजनलो अपने रेशमी वस्त्रों में से एक पर्चा भोंडा के हाथों में थमाते हुए बिना कुछ कहे ही वहां से चली जाती है। जाते समय रोजनलो के उन मदोश निगाहों ने भोंडा पर ऐसा जादू किया कि वह न जाने कब तक यूं ही किसी मूर्त के समान स्थिर अवस्था में वहां खड़ा रहा। फिर अचानक ही भोंडा को कुछ चेतना आती है और वह अपने उस रत्न जड़ित स्वर्ण कटोरे समेत उस गुलाबी पर्चे को जिसने रोजनलो ने उसके हाथों में थमा दिया था अपने थैले में रख देता है। तदुपरांत भोंडा एक अजीब से उत्साह के साथ अपने झोपड़े की ओर प्रस्थान कर जाता है। आज भोंडा की जन्मों जन्म पुरानी कोई अधूरी ख्वाहिश बिन मांगे ही पूर्ण हो गई थी। भोंडा अब अपने झोपड़े के भीतर प्रवेश कर चुका है, परंतु उसको अब भी विश्वास नहीं हो रहा कि आज उस विदेशी स्वर्ग की अप्सरा के समान सुंदर हसीना ने उसके अधरों को अपने कोमल और रसीले अधरों से स्वयं ही चूमकर उसकी व्याकुल आत्मा को अंदर तक तृप्त कर दिया है। फिर अकस्मात ही भोंडा को कुछ स्मरण होता है और वह अपने थैले में से उस गुलाबी पर्चे को निकालकर अत्यंत ही प्रेम भरी भावना के साथ देखते हुए चूम लेता है, जिस पर उस विदेशी हसीना का एक चित्र अंकित था। इस प्रकार बारंबार उस विदेशी हसीना के उस चित्र को चूमते हुए भोंडा उसके चित्र को अपने सीने से लगाकर अपने बेचैन धड़कते हुए दिल के समीप रखकर अपनी खटिया पर लेट जाता है। इस प्रकार से भोंडा संपूर्ण रात्रि इस गुलाबी पर्चे को अपने सीने से लगाए हुए अपनी खटिया पर लेटा रहा, जिसे रोजनलो ने जाते समय उसके हाथों में थमा दिया था। आज भोंडा को ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे उसकी सूनी दुनिया को मोहब्बत की हसीन खुशबू ने महका कर गुलजार कर दिया है, और आज भोंडा को ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे उसकी सूनी दुनिया को मोहब्बत की हसीन खुशबू ने महका कर गुलजार कर दिया है, और भोंडा संपूर्ण रात्रि एक प्रेम भरी बेचैनी के साथ सुकून से प्रेम की सांसें भरता रहा। और भोंडा संपूर्ण रात्रि एक प्रेम भरी बेचैनी के साथ सुकून से प्रेम की सांसें भरता रहा। वहीं दूसरी ओर राजशाही के मेहमान खाने में रोजनालो की सखिया उसके साथ अटखेलियां करते हुए उसको छेड़ रही है कि वाह रोजनालो वाह, मान गए हम, आज तो तुमने कमाल ही कर दिया। तुमसे हमें ऐसी तो कोई भी उम्मीद ना थी। अपनी सखियों के मुंह से यह सुनते ही रोजनालो कुछ बेचैन सी होते हुए कहती है कि
तुम्हारा इस प्रकार से व्यंग्य करने का तात्पर्य क्या है सखी? रोजनालो को यूं अनजान बनते देख उसकी सखियां पुनः कुछ अटखेलियां करते हुए कहती है कि ना ना रोजनालो, हमने तो कुछ भी नहीं कहा, तुमने तो बेवजह ही अपने गुलाबी अधरों को दबा लिया है। इतना कहते हुए रोजनालो की सभी सखियां हंसती मुस्कुराती हुई समीप के एक रेशमी गलीचे पर लेट जाती हैं। अपने सखियों की इस प्रकार की अटखेलियों से रोजनालो कुछ लज्जा से शर्मा जाती है। अगले दिन भोंडा प्रातःकाल से पूर्व ही जाकर राजशाही जलसे में शामिल हो जाता है और हैरानगंज के उस मशहूर फुवारा चौक पर बैठकर रोजनालो की प्रतीक्षा करने लगता है। इस प्रकार भोंडा को रोजनालो की प्रतीक्षा करते हुए प्रातःकाल से दोपहर से सांझ हो जाती है, परंतु आज रोजनालो का दूर दूर तक कहीं कुछ अता पता नहीं लग रहा था। आज प्रातःकाल से सांझ होने तक न जाने कितने ही राहगीर सैलानियों ने भोंडा से उसकी इस काठ की बांसुरी से वह जादुई शब्दों को फूंकने का आग्रह किया जिनका संपूर्ण हैरानगंज कायल था, परंतु भोंडा एक दीवाने की भांति गुमसुम सा एक ओर को बैठा रहा। और अब जबकि आसमान में रात्रि के तारे टिमटिमाने लगे हैं तो भोंडा को अब भी सिर्फ रोजनालो का ही इंतजार है, जैसे वह अभी उसके सामने प्रकट होकर उसके उन बेचैन अधरों को अपने गुलाबी रसीले अधरों से चूम कर तृप्त कर देगी। परंतु आज रोजनालो नहीं आई और भोंडा को उसके प्रेम भरे दर्शन प्राप्त नहीं हो सके। तभी भोंडा अपने कुर्ते की जेब से वह गुलाबी पर्चा जो रोजनालो ने कल उसके हाथों में थमा दिया था वो निकालकर अत्यंत ही करुणामय भाव से उसको देखने लगता है। उस गुलाबी पर्चे को देखते हुए उसकी आंखों से अश्रु की धारा बहते हुए उस गुलाबी पर्चे पर को भिगोकर उस पर भोंडा के प्रेम स्वरूप मोहब्बत के निशान छोड़ देते हैं। वहां से कुछ ही दूरी पर भोंडा का मित्र बिरजू पनवाड़ी यह सब कुछ बहुत ही ध्यान से देख रहा था। भोंडा की इस प्रकार से दयनीय स्थिति देखकर उसको अत्यंत ही पीड़ा हो रही थी। तभी वह भोंडा की ओर चलते हुए उसके समीप आकर खड़ा हो जाता है और वह भोंडा से इस प्रकार दुखी होकर अपने अश्रु को बहाने का कारण पूछता है। बिरजू के सहानुभूति पूर्ण वचनों को सुनकर भोंडा को कुछ धीरज बंधता है और वह बिरजू को अब तक का समस्त हाल दिल कह सुनाता है। जिसे सुनकर बिरजू कहता है कि भोंडा, तुम सचमुच अत्यंत ही भाग्यशाली हो, अन्यथा उन विदेशी सुंदरियों के इर्द गिर्द उनके हुस्न से आकर्षित होकर चक्कर लगाते हुए मैं कई साहूकारों और नवयुवकों को आजकल प्रतिदिन ही देखता हूँ, परंतु वह किसी पर घास बराबर ध्यान भी नहीं देती। यदि तुम सत्य कह रहे हो तो तुम सचमुच अत्यंत ही भाग्यशाली ही कहलाओगे। तभी बनवारी दुखी भोंडा के हाथों से उस गुलाबी पर्चे को अपने हाथों में थाम कर समीप से देखता है। तदुपरांत वह अत्यंत ही उत्साहित होते हुए कहता है कि भोंडा, तुम तो सचमुच ही अत्यंत भाग्यशाली हो, जानते हो यह क्या है? बिरजू के मुख से यह सुनते ही भोंडा अत्यंत ही सेज भाव से कहता है कि नहीं, मुझको नहीं पता, क्या यह प्रेम पत्र है? बिरजू के मुंह से यह सुनते ही भोंडा अत्यंत ही सेज भाव से कहता है कि नहीं, मुझको यह नहीं पता, क्या यह प्रेम पत्र है? भोंडा के मासूमियत भरे शब्दों को सुनकर बिरजू कुछ मुस्कुराता हुए भोंडा को बताता है कि यह राजशाही के शाही नृत्य के भव्य कार्यक्रम का प्रथम श्रेणी का प्रवेश पत्र है, जिसके द्वारा तुम राजशाही के शाही नृत्य के कार्यक्रम को अत्यंत समीप से देख सकते हो, जिसके लिए वह स्वर्ग की अप्सराओं के समान सुंदर सुंदर विदेशी नृत्यांगनाएं हैरानगंज के राजशाही जलसे में शिरकत करने के लिए आई हैं। बिरजू के द्वारा यह जानकारी प्राप्त करते ही भोंडा अत्यंत ही हर्षोत्साहित हो उठता है और वह बिरजू से कहता है कि तुम सत्य कह रहे हो बिरजू। तभी बिरजू इसका उत्तर देते हुए कहता है कि हाँ भाई, हाँ, मैं सत्य कह रहा हूँ, भला मैं तुमसे कभी सत्य वचन बोल सकता हूँ? इतना सुनते ही भोंडा बिरजू को अपने गले से लगाकर भावनात्मक अश्रु बहाने लगता है। तदुपरांत वह बिरजू से अलविदा लेते हुए शरणागति करके एक नवीन पोशाक पहनकर राजशाही के उस शाही नृत्य के कार्यक्रम के स्थान की ओर चल देता है, जिसके विषय में बिरजू ने उसको बताया था। भोंडा अत्यधिक उत्साहित दिखाई दे रहा है
और वह विचार कर रहा था कि वह रोजनालो से भेंट करेगा तो वह उससे बहुत सी वार्तालाप करेगा, वह उससे झगड़ा भी करेगा और पूछेगा कि वह आज उसकी बांसुरी की धुन को सुनने के लिए क्यों नहीं आई। परंतु वास्तविकता तो यह थी कि अंदर ही अंदर भोंडा कुछ भयभीत हो रहा था और उसको यह विचार बारंबार सताया जा रहा था कि यदि उसको राजशाही सैनिकों ने राजशाही के शाही नृत्य कार्यक्रम के में प्रवेश करने से रोक दिया तो उसका क्या होगा, कहीं वह उसको मारेंगे पीटेंगे तो नहीं। इन्हीं विचारों की दृढ़ के साथ भोंडा एक अजीब सी मनोस्थिति के साथ राजशाही के शाही नृत्य के कार्यक्रम में रोजनालो से भेंट करने हेतु अंधाधुंध चले जा रहा था। कुछ क्षणों के उपरांत भोंडा उस राजशाही के शाही नृत्य के शाही कार्यक्रम के प्रवेश द्वार पर पहुंचकर रुक जाता है। वह एक असमंजस में है कि वह यहाँ तक तो आ गया है, परंतु राजशाही के शाही नृत्य के कार्यक्रम के उस प्रवेश द्वार के भीतर प्रवेश करने का उसको अब भी कोई हौसला प्राप्त नहीं हो रहा है। तभी राजशाही के शाही नृत्य के भव्य कार्यक्रम के प्रवेश द्वार पर तैनात एक शाही दरबान भोंडा से इस प्रकार वहां हैरान परेशान होने का कारण पूछता है। तब भोंडा उसको है गुलाबी पर्चा, जो वास्तव में प्रथम श्रेणी का प्रवेश पत्र टिकट था, दिखाते हुए कहता है कि देखो भाई, क्या यही वह विदेशी नृत्यांगना अपने नृत्य का प्रदर्शन करती हैं? भोंडा के पास प्रथम श्रेणी का प्रवेश पत्र देखकर पहले तो वह दरबान कुछ हैरान होता है, तदुपरांत वह मुस्कुराते हुए कहता है कि श्रीमान, आपने अत्यधिक विलंब कर दिया है, क्योंकि कार्यक्रम तो बहुत समय पूर्व से प्रारंभ होकर अपने चरम पर है। आइए श्रीमान, और वह मुस्कुराते हुए प्रवेश द्वार को खोल देता है, जिसके उपरांत भोंडा अत्यधिक उत्साह के साथ उस राजशाही के भव्य प्रवेश द्वार से होते हुए भीतर प्रवेश कर जाता है। यहाँ तक आपने जाना कि कैसे भोंडा अब उस शाही नृत्य के कार्यक्रम के उस शाही द्वार तक पहुंच जाता है और वहां एक असमंजस में है कि वह यहाँ तक तो आ गया है, परंतु उस राजशाही के शाही नृत्य कार्यक्रम के प्रवेश द्वार के भीतर प्रवेश करने का उसको हौसला फिर भी प्राप्त नहीं हो रहा है। तभी राजशाही के शाही नृत्य के भव्य कार्यक्रम के प्रवेश द्वार पर तैनात एक शाही दरबान भोंडा से इस प्रकार वहां हैरान परेशान होने का कारण पूछता है। जो हैरानगंज के उस भव्य कार्यक्रम के उस शाही द्वार पर तैनात था, तब भोंडा उसको अपना वह पर्चा, गुलाबी पर्चा जो रोजनालो ने उसको दिया है, दिखाते हुए पूछता है कि देखो भाई, क्या यही वह विदेशी नृत्यांगना अपने नृत्य का प्रदर्शन करती हैं? तब वह दरबान उसको भीतर प्रवेश करवा देता है और बताता है कि आपने विलंब कर दिया है, परंतु वह फिर भी उसको भीतर का रास्ता दिखाते हुए अंदर का रास्ता दिखा देता है और भोंडा सहज ही उस शाही नृत्य के भव्य कार्यक्रम में प्रवेश कर जाता है। अब आगे का हाल सुनिएगा मित्रों। उस भव्य प्रवेश द्वार के भीतर प्रवेश करने के उपरांत भोंडा अभी मुश्किल से कुछ ही कदम चला होगा कि उसे कानों में राजशाही के उस भव्य कार्यक्रम के हर्षोल्लास से भरे हुए स्वर गूंज उठे। जैसे जैसे वह आगे की ओर बढ़ रहा था, वैसे वैसे उसके हृदय की धड़कनें बहुत तेज होती जा रही थी। कुछ ही कदमों के इंतजार के उपरांत भोंडा उस आलीशान भव्य शाही दरबार में प्रवेश कर जाता है, जहां राजशाही नृत्य का कार्यक्रम अपने चरम पर पहुंचते हुए हर किसी को मंत्रमुग्ध किए हुए था। भोंडा अभी भी अपने बैठने के लिए स्थान की तलाश कर रहा था कि तभी भीतरी द्वार का एक शाही दरबान भोंडा के प्रवेश पत्र को देखकर उसको बताता है कि यह प्रथम श्रेणी का प्रवेश पत्र है, इसलिए बाजू के गलियारे से होते हुए प्रथम पंक्ति के तीसरे स्थान पर विराजमान होकर इस शाही नृत्य के भव्य कार्यक्रम का आनंद प्राप्त करे। भीतरी द्वार के दरबान के दिशा निर्देश अनुसार भोंडा बाजू के गलियारे से होता हुआ प्रथम पंक्ति के तीसरे स्थान की ओर चल देता है। जैसे जैसे भोंडा प्रथम श्रेणी की प्रथम पंक्ति के अपने तीसरे स्थान की ओर बढ़ रहा था, वैसे वैसे उसको इस राजशाही के भव्य कार्यक्रम की चकाचौंध कर देने वाली साज सजावट का एहसास होना प्रारंभ हो जाता है। हर बढ़ते कदम से शाही कार्यक्रम की भव्यता पूर्व से कई अधिक ज्ञात होने लगी है। हर बढ़ते कदम से इस शाही कार्यक्रम की भव्यता पूर्व से कई अधिक ज्ञात होने लगी है।
इसके साथ ही सामने के उस आलिशान भव्य मंच के दृश्य अब पहले से कई अधिक भव्य और स्पष्ट दिखाई देने लगे हैं। भोंडा जैसे जैसे आगे की ओर बढ़ रहा है वैसे वैसे उसके कानों में इस राजशाही भव्य नृत्य कार्यक्रम के मधुर संगीत के शब्दों का एक अनोखा सा जादू उसके मस्तिष्क पर हावी होने लगा है। हर बढ़ते कदम से सामने के दृश्य पूर्व से कहीं अधिक रंगीन और संगीत कहीं अधिक मधुर और तीव्र होता जा रहा है। अब भोंडा प्रथम श्रेणी की प्रथम पंक्ति के अपने तीसरे स्थान पर सहज ही विराजमान हो जाता है, जहां उसके प्रवेश पत्र की संख्या के साथ और बड़े बड़े अक्षरों में उसका नाम अंकित था, भोंडा। भोंडा किसी प्रकार अपने तेजी हृदय की ध्वनियों को धड़कती ध्वनियों को थामे हुए कार्यक्रम देखना प्रारंभ कर देता है। उसको अब भी विश्वास नहीं हो रहा है कि वह आज यहाँ राजशाही के इस भव्य नृत्य कार्यक्रम में यूं इस प्रकार से प्रथम श्रेणी की पंक्ति में बैठकर इस प्रकार से इस भव्य शाही कार्यक्रम का आनंद प्राप्त कर रहा है। तभी भोंडा को रोजनालो का विचार आता है कि रोजनालो वह कहाँ होगी, क्या वो भी यहाँ नृत्य करेगी। अभी भोंडा ये सब कुछ विचार कर ही रहा था कि तभी संगीत की धुन बदलकर कुछ अत्यधिक उत्तेजित हो जाती है और हर दिशा में एक ही स्वर गूंज उठता है, रोजनालो 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 गूंज उठता है। उसी समय आज के इस भव्य नृत्य कार्यक्रम के सबसे अहम भाग का प्रारंभ होता है, जिसके लिए वहां सभी सदस्य लोग उपस्थित हुए थे। उस भव्य नृत्य कार्यक्रम के सबसे अहम भाग के प्रारंभ होते ही भोंडा देखता है कि रोजनालो एक कामुक और शाही पोशाक पहने हुए मंच पर अपनी पतली सुनहरी कमर के जोरदार लटके झटकों से हर किसी के हृदय को चीर कर रख देती है। रोजनालो उस अत्यधिक उत्तेजित कर देने वाले संगीत के धुन पर ऐसे नृत्य कर रही है जैसे कि वह कोई जहरीली नागिन हो। भोंडा की दृष्टि के ठीक सामने रोजनालो अपना अत्यधिक कामुकता से भरा नृत्य प्रस्तुत कर रही है और जिस संगीत पर वह अपने जलवे बिखेर रही थी वह भोंडा के कानों में किसी जहर के समान घुलते हुए उसकी रग रग में समाये जा रहा था। तभी भोंडा के समक्ष एक राजशाही सेवक हाथों में रंगीन राजशाही मदिरा से भरे जाम की तस्करी लिए उससे मदिरा पान का आग्रह करता है। और भोंडा जिसने आज तक कभी कोई एक पान भी नहीं चखा था, जिसने आज तक तिलम जाओके का कश भी नहीं लगाया था, आज वह रोजनालो के उस कामुक नृत्य से अत्यधिक आहत होते हुए एक के बाद एक मदिरा के कई भरे जाम खाली कर देता है। अब यह राजशाही भव्य नृत्य कार्यक्रम अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंचते हुए अपनी कामुकता एवं भव्यता के चरम सीमा तक पहुंचते हुए हर किसी को नाचने और गुनगुनाने के लिए स्वतः ही विवश किए हुए था। उधर मंच पर रोजनालो भी अपने कामुक नृत्य के चरम पर थी। इधर भोंडा भी पहले से कहीं अधिक आहत हो चुका था। भोंडा के कानों में वह कामुक संगीत जिस पर रोजनालो अत्यधिक कामुकता के साथ नृत्य कर रही थी किसी पिघले हुए शीशे के समान समाये जा रहा था। अब अकस्मात ही उस शाही नृत्य के दरबार में एक मदहोशी सी छा जाती है और भोंडा भी मदिरा के सरूर में वह कामुक संगीत जो कुछ इस प्रकार से था और वह कामुक संगीत जो कुछ समय पूर्व तक उसको आहत किए हुए था तीव्र स्वर से गुनगुनाना प्रारंभ कर देता है कि जिस प्रकार से था कि जलवा जलवा शहर में आया है, जलवा जलवा देख ले तू, जलवा 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 है, हुस्न है, इश्क है और ये जलवा जलवा शहर में आया है, जलवा 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 शहर में आया है, जलवा जलवा देख ले तू, जलवा जलवा हुस्न है, इश्क है और ये जलवा जलवा शहर में आया है, जलवा जलवा। न मोहब्बतें न आरजू न कोई ख्वाहिशें, बस है यहाँ ये जलवा जलवा, हुस्न है, इश्क है और ये जलवा जलवा, आशिके हुस्न का फूटता फवार है ये जलवा जलवा। तभी भव्य मंच पर एक रेशमी रंगीन पर्दा गिरकर आज के भव्य राजशाही नृत्य के कार्यक्रम के समापन की घोषणा कर देता है।
परंतु भोंडा अभी भी शाही मद्रा के सरूर में एक तीव्र स्वर से वही संगीत गुनगुनाई जा रहा था कि जलवा जलवा शहर में आया है जलवा जलवा। नवयुवक भोंडा की ऐसी स्थिति देखकर भीतरी दरबार में से एक भोंडा के समीप पहुंचकर उसको सहारा देते हुए निकास द्वार से बाहर की ओर जाने के लिए कहता है, और भोंडा अब भी जलवा जलवा शहर में आया है जलवा जलवा, हुस्न है इश्क है और ये जलवा जलवा। तदोपरांत अचानक ही भोंडा मदिरा के सरोवर में उस राजशाही दरबार को एक ओर धकेल देता है और उसकी जुबान पर अब भी वही स्वर थे कि जलवा जलवा शहर में आया है जलवा जलवा, देख ल तू जलवा जलवा। भोंडा की इस गुस्ताखी पर राजशाही दरबार अपना हाथ उठाकर मदिरा के सरोवर में धुत भोंडा को सबक सिखाने ही वाला था कि ठीक उसी समय कोई उसके उस उठे हुए हाथ को पीछे से पकड़कर झटक देता है। जैसे ही वह राजशाही के भीतरी द्वार का दरबान पलट कर देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसके उठे हुए हाथ को झटकने वाले हाथ किसी और के नहीं बल्कि स्वयं राजशाही नृत्यांगना अत्यधिक ही आकर्षित एवं सुंदरी रोजनेलो के थे। रोजनेलो को इस प्रकार से अपने समीप खड़ा देखकर भीतरी द्वार का दरबान पसीने पसीने हो जाता है और बिना कुछ कहे अपने दोनों हाथों को बहुत ही अदब के साथ बांधकर अपने सर को झुकाए एक ओर को खामोश सा खड़ा हो जाता है। भोंडा की ऐसी अजीब सी विकृत मनोस्थिति को देखकर रोजनेलो उस भीतरी दीवार के दरबान को कहती है कि ए दरबान, मेरे वचन को अब जरा ध्यान पूर्वक सुनना। देखो, साहब को मेरे पीछे पीछे मेरे कक्ष तक ले आओ। हाँ, ध्यान रहे इन्हें किंचित मात्र भी समस्या न उत्पन्न होने पाए, यह हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि है। इस प्रकार वह भीतरी द्वार का दरबान रोजनेलो के वचन अनुसार राजशाही मदिरा के नशे में धुत भोंडा को किसी प्रकार सहारा देते हुए रोजनेलो के उस राजशाही मेहमान खाने के भव्य कक्ष में छोड़कर बाहर की ओर प्रस्थान कर जाता है। भोंडा भी नशे में धुत मदहोश अवस्था में वही संगीत गुनगुनाए जा रहा था कि जलवा जलवा शहर में आया है जलवा जलवा, देख ल तू जलवा जलवा, हुस्न है इश्क है और ये जलवा जलवा। तभी भोंडा को एक जोरदार हिचकी आती है और हिचकी के साथ ही वह रोजनेलो के उस राजशाही मेहमान खाने के भव्य कक्ष के उस मखमली बिस्तर पर बेसुध होकर गिर जाता है। रोजनेलो आहिस्ता से नशे में धुत भोंडा के समीप आती है और उसको पुकारते हुए चेतना दिलाने का एक पुरजोर प्रयास करती है, परंतु रोजनेलो के हर एक प्रयत्न के उपरांत भी जब भोंडा को चेतना नहीं आती तो रोजनेलो उस भव्य राजशाही कक्ष की वह रंगीन रोशनी एक फूंक से बुझाकर अंधेरा कर देती है। अगली प्रातः जब भोंडा को कुछ चेतना आती है तो वह स्वयं को एक आलीशान महल के समान सुंदर कक्ष में बिल्कुल नग्न अवस्था में एक मखमली चादर से ढका हुआ पाता है। वास्तविक हैरानी तो उसको तब होती है जब वह अत्यधिक आकर्षित रूप सौंदर्य की मलिका रोजनेलो को भी अपनी बगल में एकदम नग्न अवस्था में सोता हुआ पाता है। इससे पहले कि भोंडा कुछ समझ पाता, रोजनेलो उसी नग्न अवस्था में भोंडा को अपने प्रेम भरे अत्यंत ही प्रेम से चुंबन करते हुए कहती है कि सुप्रभात डार्लिंग, तुम हमको बहुत अच्छा लगता है। रात को तुमने कितना हंगामा किया, तुमको कुछ होश भी नहीं है, हम कितना डर गया था। रोजनेलो भोंडा को अभी भी अपने प्रेम भरे आलिंगन में उसी प्रकार नग्न अवस्था के साथ जकड़े हुए थी और भोंडा के तो जैसे प्राण पखेरु ही उड़ गए थे। इस नग्न अवस्था में भोंडा शर्म से लाल होते हुए उस रेशमी बिस्तर में सिमटते हुए जमीन में गड़ा जा रहा था और उसने लज्जा से अपने दोनों नैनों को अत्यधिक जोर से मूंद लिया था। तभी रोजनेलो उसी प्रकार से उस नग्न अवस्था में ही बिस्तर से बाहर निकलते हुए उस रेशमी चादर को खींचकर भोंडा के नग्न बदन से अलग करते हुए स्वयं के नग्न बदन पर लपेट लेती है। रोजनेलो की इस हरकत से भोंडा शर्म से पानी पानी हो जाता है और दौड़कर एक रेशमी पर्दे के पीछे छुप जाता है
और दौड़कर एक रेशमी पर्दे के पीछे छुप जाता है। भोंडा को इस प्रकार से शर्माता हुआ देखकर रोजनालो की हंसी छूट जाती है और वह भोंडा को उसके कपड़े पकड़ाते हुए अत्यंत ही प्रेम भरे स्वर से कहती है कि लीजिए, पहन लीजिए, हम अभी आते हैं। लीजिए, पहन लीजिए, हम अभी आते हैं, तुमको बहुत शर्म आता है डार्लिंग। इतना कहकर रोजनालो एक दूसरे रेशमी महल जालीदार पर्दे के पीछे अपने वस्त्रों को पहनते हुए भोंडा से कहती है कि हम तो तुम्हारा नाम भी नहीं पूछा। रोजनालो को इतना कहते ही नवयुवक भोंडा पर्दे के पीछे से ही अपने कपड़े पहनकर बाहर निकलते हुए कहता है कि जी भोंडा, भोंडा नाम है मेरा। तभी रोजनालो उस अर्धनग्न अवस्था में उस महीन पर्दे के पीछे से बाहर आते हुए कहती है कि ओह भोंडा, इतना सुंदर नाम है तुम्हारा। रोजनालो को इस प्रकार से उस नग्न अवस्था में देखकर भोंडा पुनः शर्म से लाल होने लगता है। भोंडा को पुनः इस प्रकार से शर्माते हुए देखकर रोजनालो कहती है कि भोंडा, तुम अब क्यों शर्माता है? कल रात्रि को तुमने कितना मदिरा पी लिया था, तुमको कुछ चेतना भी नहीं था। हम तुमको सहारा देकर अपने कक्ष में लाया और तुमने हमारे साथ। इतना कहते हुए रोजनालो रोने लगती है। रोजनालो को इस प्रकार से रोता हुआ देखकर भोंडा कुछ घबरा जाता है और वह रोजनालो के उस अर्धनग्न अत्यधिक आकर्षित का मखमली बदन को अपनी दोनों मजबूत भुजाओं में थाम कर अत्यधिक प्रेम पूर्वक कहता है कि कृपया आप रोए नहीं, कृपया आप रोए नहीं रोजनालो। भोंडा के इतना कहते ही रोजनालो अपनी मदहोश कर देने वाली उन नशीली निगाहों से अत्यंत प्रेम के साथ भोंडा के उन श्याम नीलों में देखते हुए कहती है कि भोंडा, तुमको हमारा नाम कैसे पता है? हम तो अभी तक तुमको अपना नाम नहीं बताया। तदोपरांत भोंडा अर्धनग्न रोजनालो के अत्यधिक सौंदर्य से परिपूर्ण मखमली बदन को उसी प्रकार से अपनी मजबूत भुजाओं में थामे हुए कहता है कि आपका नाम तो आज हैरानगंज के हर बालक की जुबान पर है रोजनालो। भोंडा के इतना कहते ही रोजनालो भोंडा को अपने रेशमी बाहों में जकड़कर एक बार पुनः उस रेशमी नकली बिस्तर पर ले जाती है और एक बार पुनः दिन के उजाले में रोजनालो और भोंडा का प्रेमालिंगन अपने चरम पर पहुंच जाता है। तदोपरांत रोजनालो उसी नग्न अवस्था में किसी विषधारी नागिन के समान ही मासूम भोंडा से लिपटते हुए कहती है कि हम तुमसे विवाह संपन्न करेगा भोंडा। रोजनालो के ससीन मुख से यह वचन सुनने के उपरांत भी भोंडा को विश्वास नहीं हो रहा है ताकि यह सब कुछ उसके साथ वास्तविकता में घटित हो रहा है। कुछ क्षण स्वयं को शांत रखने का एक असफल प्रयास करने के उपरांत भोंडा एक गंभीर स्वर द्वारा रोजनालो से कहता है कि मैं तो अत्यधिक दरिद्र हूँ रोजनालो, मैं तो अत्यधिक दरिद्र हूँ रोजनालो, फिर तुम मुझसे विवाह कैसे कर सकती हो? भोंडा को इस प्रकार से घबराता हुआ देखकर रोजनालो अत्यंत ही प्रेम भरे स्वर से कहती है विचार लीजिए और उसके बाद ही आप अपना जवाब हमको बताना भोंडा। आज शाम को हम तुम्हें हैरानगंज के गुलाबी दरिया के घाट पर मिलने को आएगा। ध्यान रहे भोंडा, हम तुम्हारे स्नेहगर में कल तक ही रहेगा। इसके उपरांत हमको फतेहगंज के राजशाही दरबार में अपना नृत्य प्रस्तुत करके अपने देश को चला जाएगा। तुम समझ रहा है ना भोंडा, हम तुमसे क्या वचन कहता है? हम कल हमेशा के लिए चला जाएगा। इतना कहते हुए रोजनालो अत्यधिक भावुक हो जाती है और उसकी उन शराबी निगाहों से अश्रु बहने लगते हैं, जिन्हें देखकर भोंडा भी भावुक होते हुए कहता है कि रोजनालो तुम रो मत, आज शाम को गुलाबी दरिया के घाट पर हम अवश्य मिलेंगे, परंतु अभी के लिए तुम कृपया रो मत। देखो नहीं तो मैं भी रो दूंगा। भोंडा के इतना कहते ही रोजनालो अपने गुलाबी हसीन चेहरे से किसी अनमोल मोती रत्न के समान उन स्थिर अश्रु की बूंदों को पोंछ देती है और अत्यंत ही प्रेम भरे स्वर से कहती है कि भोंडा तुम हमको प्यार करता है। इतना कहते हुए रोजनालो भावुक हो चुके भोंडा के अधरों पर अपने गुलाबी रसीले अधरों से एक अत्यंत ही भावनात्मक चुंबन कर देती है। न जाने कितने समय तक भोंडा और रोजनालो उसी प्रकार अपने अधरों से अधरों को मिलाए उस रेशमी बिस्तर पर
पर उसी नग्न अवस्था में नगर बदल लिए एक अलौकिक दिव्य स्वरूप के साथ एक दूसरे से लिपटे रहे। तदुपरांत भोंडा अपने वस्त्रों को ठीक ठाक करने के उपरांत रोजनालो से सांझ के समय गुलाबी दरिया के घाट पर अपने उसी स्वरूप के साथ भेंट करने का वचन देते हुए, जिस स्वरूप में उसका प्रथम बार रोजनालो से आमना सामना हुआ था, भोंडा द्वार से बाहर को प्रस्थान कर जाता है। आज भोंडा अत्यधिक उत्साहित है, क्योंकि जिस विदेशी स्वर्ग की अप्सरा के समान सुंदर सुंदरी को एक दृष्टि भर निहारना भी किसी को नसीब नहीं था, आज वह भोंडा पर इस प्रकार से मेहरबान होकर अपना हृदय हार चुकी है कि आज सांझ को वह उससे विवाह की वार्तालाप करने हेतु एकांत में गुलाबी दरिया के घाट पर भेंट करने के लिए आने वाली है। रोजनालो से विदा लेकर भोंडा सीधे अपने झोपड़े पर पहुंचता है और स्नान आदि के उपरांत रोजनालो के साथ सांझ के उस प्रेम भरे मिलन के विषय में विचार करते हुए अत्यधिक उत्साहित हो जाता है। खैर किसी प्रकार से बेचैन भोंडा का दिन व्यतीत हो जाता है और वह सांझ के समय एक राजशाही धनी के समान सज धज कर अपनी पतली कमर में अपनी सुंदर कांच की बांसुरी को लपेट लेता है। इसके बाद भोंडा अपने बाएं हाथ में अपने मृत पिता हरिहर की बांगी लाठी को और दाएं हाथ में अपने रत्न जड़ित स्वर्ण कटोरे को, जिसे भोंडा ने पुनः अपने मृत पिता के दाह संस्कार के स्थान पर उसी शमशान की मिट्टी से लीप कर ढक दिया था, वो थामे हुए अत्यधिक हसीन कमसीन काया रोजनालो से भेंट करने हेतु हैरानगंज की इकलौती उस मशहूर गुलाबी दरिया के घाट की ओर प्रस्थान कर जाता है। उधर रोजनालो भी सज धज कर स्वर्ग की किसी अप्सरा से भी अधिक सुंदर और कामुक प्रतीत हो रही है। रोजनालो को इस प्रकार से श्रृंगार करते हुए देखकर उसकी सखियों से कहती है कि आज किस पर अपनी इस कातिलाना हुस्न की बिजली गिराने के लिए सज धज रही हो रोजनालो। इसके प्रत्युत्तर में रोजनालो सिर्फ इतना ही कहती है कि आज कोई अपना धड़कता सीना चीरकर उसके कदमों में अपना धड़कता हृदय रखने वाला है। आज वो उसके कदमों में अपना सीना चीरकर अपना धड़कता हृदय रखने वाला है। रोजनालो के मुख से यह सुनते ही उसकी सभी सखियां कुछ गंभीर होते हुए भय से कांपने लगती है। तदुपरांत अत्यंत सुंदर रोजनालो हैरानगंज के मशहूर गुलाबी दरिया के घाट पर अपने कातिलाना हुस्न के दीवाने पागल प्रेमी भोंडा की एक अत्यंत दिलचस्प भेंट करने के लिए एक राजशाही पालकी में बैठकर उस राजशाही मेहमान खाने से प्रस्थान कर जाती है। दूसरी ओर गुलाबी दरिया के घाट पर भोंडा समय से पूर्व भी एक बेचैन अवस्था में चहलकदमी करते हुए बारंबार गुलाबी दरिया के घाट के प्रवेश द्वार पर अपनी बेचैन दृष्टि को टिकाए हुए है कि रोजनालो बाई और अबाई। बहुत देर तक रोजनालो की राह देखने के उपरांत भी जब रोजनालो कहीं दिखाई नहीं देती, तो भोंडा कुछ भावनात्मक रूप से टूटते हुए गुलाबी दरिया के घाट पर अपने घुटनों के बल बैठ जाता है कि तभी रोजनालो हैरानगंज के उस मशहूर गुलाबी दरिया के घाट पर मुख्य द्वार से सजी धजी हुई किसी स्वर्ग की अप्सरा के समान ही अकस्मात से भोंडा के सम्मुख प्रकट हो जाती है। रोजनालो को अकस्मात ही अपनी बेचैन दृष्टि के सम्मुख देखकर भोंडा अत्यधिक उत्साहित होकर रोजनालो का एक प्रेम भरी मुस्कान के साथ स्वागत करता है और रोजनालो भी आगे को बढ़ते हुए भोंडा को अपने नरम मुलायम सीने से लगाते हुए उसके व्याकुल हृदय को कुछ शांति का अनुभव प्रदान करवाती है। रोजनालो और भोंडा बहुत समय तक यूं ही एक दूसरे को अपने प्रेम भरे आलिंगन में जिकड़े हुए हैरानगंज के उस मशहूर गुलाबी दरिया के घाट पर एक दूसरे से प्रेम जताते रहे। तदुपरांत रोजनालो एक प्रेम भरे स्वर से भोंडा को कहती है कि वह उसको बहुत अच्छा लगता है, खासतौर पर उसकी वह बांगी लाठी और वह मिट्टी से लिपा हुआ कटोरा। इतना कहते हुए रोजनालो अपने उस प्रेम भरे आलिंगन से भोंडा को रिहा करते हुए भोंडा के उस शमशान की मिट्टी से लिपे हुए रत्न जड़ित स्वर्ण कटोरे के समीप अपनी इतलाती हुई चाल चलते हुए पहुंच जाती है। बिना एक क्षण भी गवाए वह स्वर्ण कटोरे को उठाते हुए
कहती है कि ओह बोंडा, तुम भी कितना नासमझ है, देखो तो तुम्हारा ये सुंदर कटोरा कितना मैला दिखता है, क्या तुम इसे कभी साफ नहीं करता? क्या तुम इसे कभी साफ नहीं करता है? इतना कहते हुए रोजनालो अपना रेशमी दुपट्टा उस रत्न जड़ित स्वर्ण कटोरे पर आहिस्ता से फेरते हुए उसे साफ करने लगती है। यह देखकर भोंडा कुछ घबरा जाता है और वह लगभग चीखते हुए रोजनालो की ओर बढ़ता है कि नहीं नहीं रोजनालो, ऐसा मत करो कृपया परंतु काफी विलंब हो चुका था, क्योंकि रोजनालो के उस रेशमी दुपट्टे से उस रत्न जड़ित स्वर्ण कटोरे पर लिपी गई शमशान की मिट्टी अब पूर्णतः साफ होकर दूर हो चुकी थी, जिससे अब उस रत्न जड़ित स्वर्ण कटोरे का वह दिव्य स्वरूप उस चांदनी रात में एक सूर्य की भांति खिलकर सामने आ गया था, जिसकी उस दिव्य आभा को भोंडा अब रोजनालो की उन्मत्त कर देने वाली नशीली निगाहों में स्पष्ट रूप से देख सकता था। भोंडा की मनस्तुति को रोजनालो तुरंत ही भाप जाती है और वह उससे अनजान बनते हुए कहती है कि भोंडा, यह कटोरा तो अत्यंत ही अद्भुत और दिव्य लगता है, तुम इसके विषय में हमसे छुपाया क्यों? रोजनालो के उस हसीन गुलाबी अधरों से यह सुनते ही भोंडा स्वयं को कुछ लज्जित सा महसूस करते हुए अपने उन श्याम नैनों को रोजनालो की नशीली शराबी निगाहों के समीप लाते हुए अत्यंत ही प्रेम से कहता है कि ऐसी तो कोई भी बात नहीं है रोजनालो, तुम्हें इस विषय में मैं शीघ्र ही में संपूर्ण जानकारी प्रदान करने ही वाला था, परंतु प्रभु की कृपा देखो, मेरे बताने से पूर्व ही तुमको इसके विषय में स्वतः ही जानकारी प्राप्त हो गई। यह सुनते ही रोजनालो भोंडा को पुनः अपने प्रेम भरे आलिंगन में जकड़ते हुए कहती है कि ओह भोंडा, तुम हमको कितना प्यार करता है, अब हम तुम्हारे बिना एक क्षण भी जीवित नहीं बचने पाएगा, हम अभी तुम्हारे साथ विवाह को संपन्न करेगा भोंडा। यह सुनते ही भोंडा कुछ अत्यधिक उत्तेजना से कपकपाने लगता है और वह कुछ कह पाता, इससे पूर्व भी भोंडा के उन कपकपाते हुए सूखे अधरों पर रोजनालो अपने गुलाब की पंखुड़ियों के समान रसीले कपकपाते हुए अधरों को रख देती है। रोजनालो और भोंडा न जाने कितने समय तक उस चांदनी रात में उसी प्रकार से हैरानगंज के उस मशहूर गुलाबी दरिया के घाट पर एक दूसरे को अपने प्रेम भरे आलिंगन में जकड़े हुए अपने अधरों से एक दूसरे के अधरों को मिलाए प्रेम से चूमते रहे। तदोपरांत रोजनालो भोंडा के उन श्याम नैनों में अपने नशीली निगाहों से देखते हुए अत्यंत गंभीरता से कुछ कहती है कि भोंडा, तुमको यह इतना सुंदर कटोरा कहाँ से प्राप्त हुआ है, क्या तुम हमको बताएगा? तब भोंडा अत्यंत ही भावुकता से रोजनालो के हसीन मखमली सुनहरे बदन को अपनी मजबूत बाहों में उसी प्रकार से थामे हुए रत्न जड़ित स्वर्ण कटोरे का संपूर्ण किस्सा रोजनालो के समक्ष जाहिर कर देता है। भोंडा के उस रत्न जड़ित स्वर्ण कटोरे की संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के उपरांत रोजनालो अत्यंत सहानुभूति और अपनापन दिखाते हुए भोंडा से कहती है कि भोंडा, हमारी आंखों में देखो और हमारी बात को बहुत ध्यान से सुनना, हमको तुम्हारा बहुत चिंता होती है। रोजनालो की उन हसीन गुलाबी लबों से अपने लिए सहानुभूति और अपनेपन के शब्दों को सुनकर भोंडा अत्यंत ही भावुक हो जाता है और वह भी कुछ भावुकता भरे स्वरों से कहता है कि कहो रोजनालो, क्या बात है, तुम निसंकोच अपने हृदय के एहसासों को मुझसे कह सकती हो, तुम्हें किस बात की चिंता सताई जा रही है, कह दो रोजनालो। भोंडा की इस प्रकार से प्रेम पूर्वक आग्रह करने पर रोजनालो कुछ गंभीर शब्दों के साथ उन्हें कुछ कहती है कि भोंडा, हम तुमसे बहुत प्यार करता है। कुछ क्षण मौन रहने के उपरांत वह पुनः भोंडा से कहती है कि जब से हम तुम्हारे देश हैरानगंज में आया है, तुम्हारे जैसा सुंदर संस्कारी हष्ट-पुष्ट नवयुवक हमने अभी तक नहीं देखा है। ईश्वर साक्षी है कि हम दोनों प्रेम आलिंगन द्वारा शारीरिक, मानसिक एवं आत्मिक रूप से एक हो चुके हैं भोंडा, इसलिए हम तुमको कहता है कि हमको तुम्हारा बहुत चिंता होता है। यदि कोई इस मूल्यवान स्वर्ण कटोरे को तुम्हारे पास से
या तुम्हारे उज्जवल व्यक्तित्व पर इस मूल्यवान स्वर्ण कटोरे को चोरी करने का इल्जाम लगाकर तुमको कैद करवा दिया, तो हमारा क्या होगा भोंडा? हम सत्य कहता है भोंडा, हम मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। नहीं नहीं, हम ऐसा नहीं होने देगा भोंडा। तुम अभी इस स्वर्ण के कटोरे को हमें दे दो और हम इसको अपने मजबूत तिजोरी में सुरक्षित रख देगा। तुम समझ रहा है ना भोंडा, हम तुमसे क्या कह रहा है? हम तुमसे कल इसी समय यही मिलने को आएगा और उसी समय हम तुम्हारे साथ विवाह भी संपन्न करेगा भोंडा। इतना कहकर रोजनालो भोंडा के सूखे अधरों पर अपने गुलाबी मुलायम अधरों को रखकर एक प्रेम भरा चुंबन कर देती है। भोंडा भी आगे को बढ़ते हुए रोजनालो के हसीन नक्काशीदार गठीले बदन को अपनी मजबूत भुजाओं में जकड़ लेता है और अत्यधिक भावुकता से उस रत्न जड़ित स्वर्ण कटोरे को सहज ही रोजनालो के सपुर्द कर देता है। इस प्रकार से रोजनालो के प्रेम भरा आलिंगन मनमोहक कातिल अदाओं और अपने पंख से परिपूर्ण संग्रह को सुनकर भोंडा को पूर्णतः विश्वास हो जाता है कि कल वह उससे मिलने के लिए अवश्य ही आएगी और जैसा कि उसने कहा है कि कल ही वह उसके साथ विवाह भी संपन्न करेगी। रोजनालो का अपने प्रति अपनेपन की भावनाओं से प्रभावित होकर भोंडा उसके सुरक्षित हाथों में अपना रत्न जड़ित स्वर्ण कटोरा को सपुर्द कर अपने झोपड़े पर लौट आता है। आज की रात्रि भोंडा को अत्यंत रोमांच भरी हुई ज्ञात हो रही है और वह निरंतर अपने झोपड़े से बाहर निकलकर उस निर्मल चांदनी रात में उस पूर्णिमा के चांद को देखकर एक प्रेमी कवि के समान ही अपनी प्रेमिका की आकृति को उसमें बनाए और मिटाए जा रहा है। इस प्रकार से भोंडा संपूर्ण रात्रि खुले आसमान में अपनी प्रेमिका रोजनालो को याद करते हुए पूर्णिमा के पूर्ण चांद के साथ अटखेलियां करता रहा। भोंडा की ऐसी दीवानगी भरी मनस्थिति देखकर अपने कवि एवं लेखक मित्र विक्रांत राजलीवाल जी ने क्या खूब लिखा है। चांद रात में चांद देखन जो गयो, चांद रात में चांद देखन जो गए, चांद की कसम चांदनी की कसम, चांद तो दिखा नहीं चांदनी में ही हम जो कसका गए। फिर न जाने कब भोंडा को निंद्रा आ जाती है और उसको इस बात का एहसास भी न हो पाया। प्रत्येक दिन तड़के तड़क प्रातःकालीन सूर्योदय के उगने से पूर्व ही जो भोंडा अपने निंद्रा त्याग कर खटिया से उठकर बैठ जाता था, आज वह दोपहर तक रोजनालो को प्रेम भरे स्वप्न देखते हुए गहरी निंद्रा की गिरफ्त में सोता रहा। फिर अचानक ही उसकी निंद्रा टूटती है और वह हड़बड़ाहट से रोजनालो का नाम पुकारते हुए उठ बैठता है। उधर संपूर्ण हैरारगंज में राजशाही जलसे की चकाचौंध कर देने वाली रौनक और चहल पहल आज अपनी चरम सीमा तक पहुंच गई थी। ऐसा हो भी क्यों ना, आज राजशाही जलसे का अंतिम दिवस जो था। इधर अपने झोपड़े में चेतन भोंडा अभी कुछ समझ पाता, इससे पूर्व ही उसका एकमात्र मित्र बिरजू पनवाड़ी, जिसे भोंडा कभी कभी भावुक होते काका कहकर भी संबोधित कर देता था, भोंडा की झोपड़ी के बाहर पहुंचकर उसको आवाज लगाते हुए उसको पुकारता है कि भोंडा, अरे कहाँ हो भोंडा, अरे कहाँ हो भाई, आज दिखे ही नहीं। कुछ क्षण रुकने के उपरांत वह पुनः आवाज लगाते हुए कि भोंडा कहाँ हो भाई, भोंडा कहाँ हो। इस प्रकार से अकस्मात ही अपने इकलौते मित्र बिरजू पनवाड़ी की आवाज सुनकर भोंडा को कुछ आश्चर्य होता है और वह अपने झोपड़े के भीतर से ही बिरजू को प्रत्युत्तर देते हुए कहता है कि हाँ भाई बिरजू, मैं भीतर ही हूँ। हाँ भाई बिरजू, मैं भीतर ही हूँ, आ जाओ। इतना सुनते ही बिरजू पनवाड़ी भोंडा के झोपड़े के भीतर प्रवेश कर जाता है और झोपड़े के भीतर प्रवेश करते हुए वह कुछ नाराजगी के समरोह के साथ कहता है कि भोंडा भाई, आज तुम दिखे ही नहीं, क्या अभी तक निंद्रा में ही मग्न थे? देखो बाहर सांझ होने को आई है और तुम राजशाही जलसे के अंतिम दिवस इस प्रकार कैसे निंद्रा में चूर हो सकते हो? चलो आज भव्य जलसे में हम दोनों एक साथ बहुत धूम मचाएंगे। बिरजू के मुख से यह सुनते ही भोंडा दौड़कर अपने झोपड़े से बाहर निकलकर ऊपर आसमान की ओर देखता है, जहाँ सूर्य में अभी भी कुछ चमक शेष थी, जिससे भोंडा को एहसास होता है कि सत्य ही आज वह अत्यधिक समय तक निंद्रा में चूर होकर सोता रहा। फिर अकस्मात ही उसको रोजनालो से अपनी आज सांझ को होने वाली भेंट का एहसास होता है
और वह हड़बड़ाहट पूर्वक बिरजू से कहता है कि बिरजू भाई तुम जाओ और राजशाही के भव्यशाही जलसे के अंतिम दिन का भरपूर आनंद प्राप्त करो। मुझको आज अत्यंत आवश्यक कार्य से कहीं और किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से भेंट करने को जाना है। इस प्रकार से बिरजू को अलविदा करने के उपरांत नवयुवक भोंडा शीघ्र ही स्नानादि करके एक नई चमकदार पोशाक को पहनकर अपने एक हाथ में अपने मृत पिता हरिहर की बांगी लाठी को थामे हुए जैसे ही अपने रत्न जड़ कटोरे को उठाने के लिए झुकता है तो भोंडा उसको वहां से नदारद पाता है। फिर अकस्मात उसको स्मरण होता है कि वह रत्न जड़ित स्वर्ण कटोरा तो रोजनालो ने अपने पास सुरक्षित रखते हुए कल उससे ले लिया था। तभी भोंडा बिना एक क्षण भी व्यर्थ किए अपने पैरों में एक जूतियां पहनकर रोजनालो से भेंट करने हेतु अपने झोपड़े से बाहर की ओर प्रस्थान कर हैरानगंज के राजशाही जलसे की भव्य रौनक से चकाचौंध सड़कों से होते हुए हैरानगंज के मशहूर गुलाबी दरिया की ओर चल पड़ता है। कुछ ही क्षणों के उपरांत भोंडा अपने एक हाथ में हैरानगंज का मशहूर शाही गुलाब, जिसको उसने भव्य जलसे से गुजरने के दौरान एक पुष्प की दुकान से नगद हैरानगंज 3 टके के मोल पर खरीदा था, उठाने हुए गुलाबी दरिया के घाट पर आहिस्ता आहिस्ता से टहलते हुए रोजनालो का इंतजार कर रहा है। हर गुजरते लम्हे से भोंडा के दिल की धड़कती धड़कनें बहुत तेज धड़कने लगती है। इस प्रकार से भोंडा लगभग संपूर्ण रात्रि घाट पर अपनी प्रेमिका रोजनालो का इंतजार कर रहा है और अब आसमान में केवल सुबह का तारा टिमटिमाते हुए शेष रह गया है और भोंडा अब भी रोजनालो का इंतजार कर रहा है, परंतु सब व्यर्थ है क्योंकि रोजनालो नहीं आती और अचानक ही भोंडा की यह बेचैनी एक अजीब से दीवानेपन में परिवर्तित हो जाती है और वह ना चाहते हुए भी रोजनालो नहीं आई। फिर अचानक ही भोंडा एक जोरदार चीख के साथ रोजनालो का नाम पुकारता है कि रोजनालो, और अत्यंत ही दुग्ध अवस्था में अपने घुटनों के बल बैठकर रोने लगता है। भोंडा के इस प्रकार से विलाप करते हुए उसके हाथों में उस शाही गुलाब के टुकड़े टुकड़े होकर उसकी सुर्ख गुलाबी पंखुड़ियां हैरानगंज की उस मशहूर गुलाबी दरिया के घाट पर बिखर जाती है। उसी समय भोंडा का इकलौता मित्र बिरजू पनवाड़ी उपस्थित हो जाता है और वह भोंडा को किसी प्रकार से संभालने का प्रयत्न करता है, परंतु भोंडा भी रोते हुए केवल रोजनालो का नाम ही दोहराई जा रहा था कि रोजनालो तुम कहाँ हो रोजनालो। तब बिरजू उसको बताता है कि वे विदेशी कलाकार कब के हैरानगंज से प्रस्थान कर चुके हैं। यदि मुझको पहले पता होता कि तुम आज यहाँ गुलाबी दरिया के घाट पर उस विदेशी काफी हसीना रोजनालो से भेंट करने की बात कह रहे हो तो यकीन मानो मैं तुम्हें उसी समय सूचित कर देता कि वह तो कब के अपने डेरे के साथ हैरानगंज से प्रस्थान कर चुकी है। भोंडा, बिरजू के मुंह से ऐसे कठोर वचन सुनकर भोंडा का हृदय उसकी धड़कती है धमनियों से चीर सा जाता है और वह अत्यधिक क्रोधित होते हुए बिरजू का गला पकड़ लेता है। उसी क्रोध की अवस्था में वह बिरजू से कहता है कि बिरजू, ईश्वर के लिए खामोश हो जाओ अन्यथा आज मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरी रोजनालो के लिए ऐसी बेवफाई से भरी घिनौनी बात कहो। और इसी क्रोध में भोंडा बिरजू को एक चमाट जड़ देता है परंतु बिरजू, जो कि भोंडा का एकमात्र घनिष्ठ मित्र होने के नाते अब भी अत्यंत शांत नजर आ रहा था, अब वह भावुक होते हुए अत्यंत ही भावुक स्वर के साथ भोंडा से पुनः अपनी बात को दोहराता है कि भोंडा शांत हो जाओ भाई, मैं तुमसे असत्य क्यों कहूंगा, मेरा विश्वास करो भोंडा, मैं सत्य कह रहा हूँ। बिरजू के इस प्रकार के वचन सुनकर भोंडा कुछ और अधिक भावुक अवस्था में प्राप्त हो जाता है और बिरजू को एक और को धकेल कर दीवानों की भांति रोजनालो पुकारता हुआ शाही के शाही बाड़े यानी कि मेहमान खाने की ओर दौड़ने लगता है। इस समय संपूर्ण हैरानगंज में राजशाही जलसे की समाप्ति समाप्त हो चुकी थी, इसीलिए हर और भोंडा को केवल बुझे हुए चिराग और राख से ढके हुए सुलगते अंगार ही दिखाई दे रहे थे
और वह उसी विकृत मनोस्थिति के साथ दीवानों की भांति दौड़ता जा रहा है, तेज और तेज, बहुत तेज, बस दौड़ता ही जा रहा है। कुछ ही क्षणों के उपरांत भोंडा राजशाही के शाही बाड़े के उस भव्य द्वार तक पहुंच जाता है, मेहमान खाने के प्रवेश द्वार तक पहुंच जाता है, जहां उसको राजशाही के शाही मेहमान खाने के प्रवेश द्वार पर तैनात एक शाही दरबार रोक देता है और भोंडा को एक लताड़ लगाते हुए कहता है कि अरे ठहरो, इस प्रकार से दौड़ते हुए किधर जा रहे हो? तब भोंडा उस शाही दरबार से कहता है कि रोजनालो, मुझको रोजनालो से भेंट करनी है, कृपया तुम रोजनालो को बता दो कि तुम्हारा भोंडा आया है। रोजनालो तुम कहाँ हो? भोंडा को उस प्रकार से रोते बिलखते हुए देखकर वह शाही दरबार भोंडा से कहता है कि कौन रोजनालो? कहीं तुम उस शाही दरबार की बेदसी नृत्यांगनाओं के विषय में तो बात नहीं कर रहे हो? उस राजशाही की शाही मेहमान खाने के द्वार पर तैनात उस शाही दरबार के मुख से यह सुनते ही भोंडा कुछ उत्साहित होते हुए कहता है कि हाँ हाँ भाई, मैं उनके विषय में बात कर रहा हूँ। कहाँ है मेरी रोजनालो? तुम मेरी रोजनालो को बुलाओ ना, वह कहाँ है, कुछ तो बताओ। भोंडा के दीवानों की भांति ऐसी विकृत मनोस्थिति देखकर वह शाही दरबार कुछ दुखी होता है और वह भोंडा के उस झुके हुए कंधों पर अपना सहानुभूति भरा हाथ रखकर उससे कुछ कहता है कि भाई, तुम तो अभिनव युवक हो, फिर तुम कैसे उन काफी हसीनाओं के मकर जाल में फंस गए? उन्हें यहाँ से प्रस्थान किए हुए पूरे 8 पहर गुजरने को है, लगभग एक संपूर्ण दिन, और तुम अब भी उन्हें किसी दीवानों की भांति पुकार रहे हो? जाओ भाई, अपने घर जाओ, अपने घर को जाओ। भला ये काफी हसीनाएं किसी की हुई है? उस राजशाही दरबार के मुख से यह सब हालात जानकर भोंडा को विश्वास होने लगा है कि रोजनालो अब हैरानगंज से ही नहीं अपितु उसके जीवन से भी प्रस्थान कर चुकी है। रोजनालो की हकीकत को जानकर भोंडा अत्यधिक दुखी होते हुए टूट सा जाता है और अचानक ही वह अपने बहते हुए अश्रुओं को पोंछते हुए उस अजीब सी विकृत मनोस्थिति के साथ अपने झोपड़े पर लौट आता है। उसी समय प्रातःकालीन सूर्य उगते हुए अपनी सुनहरी आभा को हर दिशा में बिखेरना प्रारंभ कर देता है और भोंडा समीप के घड़े से एक हांडी जल निकालने के लिए उसमें हांडी को जैसे ही घुमाता है तो उसको ज्ञात होता है कि घड़ा आज बिल्कुल रिक्त है। तब भोंडा अपने मृत पिता की उस बांगी लाठी को उठाकर उस अजीबोगरीब विकृत मनोस्थिति के साथ ही अपने झोपड़े से बाहर की ओर प्रस्थान कर जाता है। कुछ क्षणों के उपरांत भोंडा समीप की उसी शमशान के मैदान में ठीक उसी स्थान पर एक अजीबोगरीब विकृत सी मनोस्थिति के साथ खड़ा हुआ है, जहां उसके मृत पिता हरिहर का अंतिम संस्कार संपन्न हुआ था। अचानक ही भोंडा जोर जोर से चीखते हुए अपने मृत पिता के अंतिम संस्कार वाले स्थान पर उनकी उसी बांगी लाठी से खुदाई करना प्रारंभ कर देता है और वह अब इसी प्रकार से अजीबोगरीब विकृत मनोस्थिति के साथ रोता हुआ चीखता जा रहा है। कुछ ही क्षणों की खुदाई के उपरांत वह अपने हाथों को रोक देता है। इसके साथ ही उसका चीखना भी बंद हो जाता है। भोंडा अपने दोनों हाथों से उस खुदाई वाले स्थान पर कुछ टोलने लगता है और अचानक ही उसके हाथ किसी वस्तु से टकराकर रुक जाते हैं और वह बहुत ही आहिस्ता से उस वस्तु को अपने दोनों हाथों से उठाते हुए अपने चेहरे के समीप लाकर देखता है, जो कि वही पुराना शमशान का कटोरा था जो उसको उसके पिता की मृत्यु के उपरांत वहां से प्राप्त हुआ था। फिर अचानक ही वह अत्यंत ही जोरदार चीख उसके मुंह से निकलती है कि बाबा, तुम कहाँ हो बाबा, ये दुनिया अच्छी नहीं है बाबा। इतना कहते हुए भोंडा पुनः जोर जोर से रोने और चीखने लगता है और उसके मुंह से निरंतर यही स्वर निकल रहे थे कि बाबा वापस आ जाओ बाबा, ये दुनिया अच्छी नहीं है, ये दुनिया अच्छी नहीं है बाबा, बाबा ये दुनिया अच्छी नहीं है, ये दुनिया अच्छी नहीं है। आज भोंडा हकीकत में भावनात्मक रूप से टूटकर अंदर ही अंदर खंड खंड होते हुए बिखर चुका था। इसके साथ ही इस निष्ठुर संसार के एक और कटु सत्य से उसका अत्यंत समीप से परिचय हुआ था, जिसे अक्सर हम बेवफाई कहते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया।
आशा करता हूँ आपको मेरा यह प्रथम प्रकाशित उपन्यास भोंडा आपके अपने मित्र विक्रांत राजलीवाल के साधारण से शब्दों के साथ पसंद आया हो, और अगर ऐसा किंचित मात्र भी संभव हो सका हो तो कृपया अन्य प्रेमी पाठकों तक आपके अपने इस उपन्यास भोंडा को अवश्य साझा कीजिए, और आपकी अपनी ब्लॉग वेबसाइट vikrantRajliwal.com को सब्सक्राइब कीजिए और वहां पे मेरे आगामी प्रकाशित कहानियां, गजल, नज़म को पढ़ने का भी आनंद प्राप्त कीजिए। और जल्द ही मैं आपका अपना मित्र विक्रांत राजलीवाल पुनः आपके साथ में अवश्य जुड़ूंगा अपनी कुछ अन्य रचनाओं के साथ, नज़म, गजल, काव्य, किस्से, कहानियों के साथ। जब तक के लिए अपने मित्र को आज्ञा दीजिए। धन्यवाद, शुक्रिया, शब्बा खैर, नमस्कार मित्रों, अलविदा।